जो लीना ने उम्मीद नहीं की थी कि अनुमान लगाने के आधे दिन के बाद वे अभी भी ये पता नहीं लगा सके कि यह कौन था। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, वरना कौन जाने कब वे अनुमान लगा लेंगे यह आंटीगो का भतीजा है। गु वेई का भतीजा। जब जो लीना ने आंटीगो का जिक्र किया तो जाहिर है हर कोई समझ गया कि वह किसकी बात कर रही थी। जहां तक उसके भतीजे की बात है, सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हाँ, डॉक्टर गु का भतीजा गुकाई है। आह, गुकाई, किसी ने कहा। यदि गुकाई अभी भी एक अपमानित युवक होता, भले ही उसकी चाची गु वेई होती और भले ही चाची और भतीजे के बीच अच्छे संबंध होते, लोग आसानी से गुकाई पर विचार नहीं करते। कोई भी अपनी बेटी का विवाह एक अपमानित युवक से नहीं करना चाहता था। लेकिन वह पहले से ही मशीनरी कारखाने में काम कर रहा था, सबसे कुशल मास्टर के पीछे सीख रहा था, और हर कोई सोचता था कि उसने गु वेई के मार्ग का अनुसरण किया होगा, जिसके कई संबंध थे और वह कई एहसानों का हकदार था। फिर भी सच्चाई मुंह पर तमाचा थी जब बाद में सभी को पता चला कि यह गुकाई का स्वामी था, जो शुरू से ही उससे बहुत संतुष्ट था और उसने गुकाई को यहाँ आने के लिए दृढ़ता से वकालत की थी। यदि गुकाई की क्षमताएं मजबूत नहीं होती तो गुरु के समर्थन के बावजूद लोग केवल यही सोचते कि यह गु वेई के प्रति एहसान चुकाने के लिए है। लेकिन सच्चाई ये थी कि गुकाई की योग्यताएं वास्तव में मजबूत थीं, न कि केवल औसत मजबूत। भले ही वह मशीनरी कारखाने में केवल आधे साल से काम कर रहा था, उसने पहले ही अपनी प्रशिक्षुता पूरी कर ली थी। सभी को लगा कि उसकी प्रगति कुछ ज़्यादा ही तेज थी। कुछ आधारभूत प्रशिक्षण और फिर प्रशिक्षुता के साथ किसी को प्रशिक्षण पूरा करने में कम से कम 5 या 6 साल लग सकते हैं। गुकाई ने 1 वर्ष से भी कम समय में अपनी प्रशिक्षुता पूरी करके परंपरा को तोड़ दिया, और यह कुछ खास बात होती, लेकिन वह अपने गुरु के साथ इस बात पर चर्चा करने में भी सक्षम था कि मामलों को कैसे संभाला जाए। इतना होनहार युवक, खासकर यह जानते हुए कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह कैसे ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था। लेकिन पता चला कि यह युवक या तो ओवरटाइम काम कर रहा था या काम के बाद जल्दी में था। जब से गुकाई आए थे, चाची गो और उनके भतीजे का जो लीना के घर भोजन के लिए आना कम हो गया था, लेकिन जब भी वे रास्ते में मिलते थे तो वे मेनू के बारे में बात करते थे या हाल ही में खोजी गई चीज़ों पर चर्चा करते थे। उनके बातचीत करने के तरीके से कई लोगों को शुरू में लगा कि वे किसी रोमांटिक रिश्ते में हैं, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वे व्यंजनों के बारे में बात कर रहे थे तो ये धारणा तुरंत खारिज हो गई। हाँ, वे वास्तव में व्यंजनों पर चर्चा कर रहे थे, और ऐसी चर्चाओं की संभावना असामान्य रूप से अधिक थी। हर किसी ने अपने अपने कारण ढूंढ लिए और उन्हें जो लीना और अन्य लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। भले ही बाद में वे साथ साथ चले हों, लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब सभी को लगा कि यह महज एक मजबूत भाईचारा है, तो उन्होंने वास्तव में एक ऐसा धमाका कर दिया। आप दोनों, किसी ने बहुत देर तक सोचा, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे, और थोड़ी देर बाद सीधे मुद्दे पर आ गया, क्या आप हमेशा व्यंजनों पर चर्चा नहीं करते? ऐसा कैसे? ठीक है, हम हमेशा व्यंजनों पर चर्चा करते थे, लेकिन हम केवल व्यंजनों पर ही चर्चा नहीं कर सकते। हमें लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे जोड़ीदार हैं, और मेरी माँ और जियाओ जुवान भी उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम इसे आजमा सकते हैं। इसे आजमाए। जब भीड़ ने ये सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए और जो लीना की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। हम एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमने शुरुआत में सामान्य मित्र के रूप में काम किया था, लेकिन अगर हम शादी करने की योजना बनाते हैं तो हमें कई और बातों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, एक दूसरे के परिवारों के साथ संबंध और विभिन्न जीवन शैली को अपनाना, विशेष रूप से विश्वदृष्टि के संदर्भ में। जो लीना को लगा कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते हों। जो लीना के आगमन से भीड़ एक बार फिर दंग रह गई और काफ़ी देर तक उसे गौर से देखती रही। शुरू में तो अफसोस हुआ कि जो लीना जैसी अच्छी संभावित बहू को छीन लिया गया, लेकिन अब उन्हें वास्तव में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वे जो लीना के कुछ विचारों से सहमत नहीं हो सके थे। अपनी छोटी मोटी योजनाओं के बावजूद अब जब उन्हें पता चल गया था कि वे प्रेमी हैं, तो वे गुकाई को गर्लफ्रेंड से मिलवाने का विचार त्याग सकते थे। चूंकि दोनों एक साथ आए थे, इसलिए दोनों परिवारों ने एक साथ भोजन किया और सभी को उम्मीद थी कि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। रात्रि भोजन में हम केवल 5 लोग थे, जिसका मतलब था कि हमें और भी व्यंजन बनाने थे। जो लीना ने उस दिन काम पर अपने सहकर्मियों को गुकाई के साथ अपने रिश्ते की घोषणा की थी। तुम्हें पता नहीं है कि उनमें से कुछ ने मुझे किस नज़र से देखा। जो लीना को यह सोचकर विशेष रूप से मनोरंजक लगा। वे मुझसे छुटकारा पाना चाहते होंगे, ईर्ष्या करते होंगे कि मैंने उनके आदर्श दामाद को छीन लिया। यद्यपि गुकाई एक मशीनरी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसकी चाची का नाम गु वेई था और निश्चित रूप से लोग उसके बारे में बात करते थे। जब गुकाई के बारे में खबर आई तो उसकी प्रेमिका जो लीना को लगा कि यह सब उसके लिए बहुत अजीब है, लेकिन अफवाहों को नज़रअंदाज करना संभव था क्योंकि गुकाई की क्षमताएं निर्विवाद थीं।
बहन, जो जुवान ने अपना सिर उठाया, अब जब उन्हें पता चल गया है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, तो क्या उन्हें अजीब लग रहा है? जो जुवान को यह नहीं पता था कि दूसरे लोग कैसे डेटिंग करते हैं, लेकिन जो लीना और गुकाई को देखकर उसे ये सचमुच काफ़ी विचित्र लगा। रात्रि भोजन के बाद वे अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते और कभी कभी कुछ विषयों पर चर्चा करते। जो लीना अक्सर खाने की मेज पर गोकाई के बारे में खबरें लाती थी और फिर उससे बहुत गंभीरता से इसके बारे में पूछती थी। अजीब, जो लीना ने सोचा कि जो जुवान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उन्हें अजीब क्यों लगेगा? ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते कि गोकाई और मेरे बीच अच्छे संबंध हैं। अगर उन्हें लगता कि यह अनुचित है तो उन्होंने बहुत पहले ही इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया होता। छोटे भाई, मैं तुम्हें बता दूं, वयस्कों की दुनिया में मोटी चमड़ी ज़रूरी है। जब भाई शियाओकाई और मेरी शादी होगी तो भले ही वे अंदर से बहुत खुश न हो, फिर भी वे बधाई देंगे। ये वैसा ही है जैसे कुछ लोग अब भी उससे नाराज हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचना उनकी समस्या है और वे केवल खुद को मूर्ख बनाएंगे। जो लीना और गोकाई के एक साथ होने की खबर शुरू में स्टील फैक्ट्री से फैली, लेकिन क्योंकि इसमें मशीनरी फैक्ट्री के उल्लेखनीय व्यक्ति गोकाई शामिल थे, इसलिए ये जल्दी ही यहाँ भी फैल गई। अगले दिन काम पर लोगों ने गोकाई से इसकी पुष्टि के लिए पूछा। गोकाई ने स्वीकृति में कहा, हाँ, जो लीना मेरी प्रेमिका है। हालांकि वह जानता था कि जो लीना इसका जिक्र करेगी और उसके झूठ बोलने की संभावना कम थी, फिर भी जो लड़कियां उस पर मोहित थीं, उन्हें उम्मीद थी कि वह सिर्फ शेखी बघार रही होगी। अब जब उन्होंने गोकाई को इसकी पुष्टि करते सुना तो कुछ लोगों का दिल टूट गया। पतली त्वचा वाली लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं और बाहर भाग गईं। मोटी खाल वाले लोग रोते हुए बाहर नहीं भागे, फिर भी उनकी आंखों में दुख था। गोकाई के कई दोस्तों ने अजीब भाव से कहा, कोई अभी रोते हुए भाग गया, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? गोकाई ने अपनी तैयारी पूरी की, मुझे क्या कहना चाहिए? उनका रोना उनका काम है, क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? गोकाई अच्छी तरह जानता था कि वह लड़कियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था, लेकिन उनकी नज़र में गोकाई एक उज्ज्वल और आशाजनक व्यक्ति, एक संभावनाओं वाला व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अब वह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये जगह बहुत छोटी थी। वह और अधिक ऊंचा और आगे उड़ना चाहता था। जो लीना निश्चित रूप से उनके साथ जाएंगी, लेकिन अन्य लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वे वर्तमान जीवन को ही पसंद करेंगे और बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं देखेंगे। जो लीना, कोई आपको ढूंढ रहा है, एक सहकर्मी कार्यालय में आया, उनके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। कोई उसे ढूंढ रहा था। जो लीना ने घबराहट में अपना सिर उठाया और अपने सहकर्मी की ओर उलझन से देखा, ये कौन है? मैं उन्हें नहीं जानता, कोई आपका पार्टनर होने का दावा कर रहा है। सहकर्मी ने रुककर कहा, और यह गोकाई नहीं है क्या? जो लीना और भी अधिक उलझन में पड़ गई और सोचने लगी कि क्या वह इतने लंबे समय से डेटा के साथ काम कर रही थी कि उसका दिमाग उलझ गया था। अन्यथा वह ऐसी बेतुकी बात कैसे सुन सकती थी, मेरा साथी होने का दावा करना, और वह गोकाई नहीं है? हाँ, क्या अकाउंटेंट जो का पार्टनर गोकाई नहीं है? दोनों पक्षों ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया था, यह एक निश्चित रिश्ता था, तो इसमें कोई समस्या क्यों होगी? ये सभी के मन में जिज्ञासा थी। मुझे नहीं पता, उसके सहकर्मी ने जोर देकर कहा कि उसने गलत नहीं सुना है, दूसरे व्यक्ति ने भी यही कहा था। एक पल सोचने के बाद जो लीना ने कहा, मैं नीचे जाकर देखूंगी। सबके उत्सुक चेहरों को देखते हुए उसे लगा कि वे भी काफ़ी उत्सुक हैं, क्यों ना आप भी साथ चलें? ये सुनकर सभी लोग तैयार हो गए। हालांकि जो लीना के निमंत्रण के बिना वे नीचे जा सकते थे, लेकिन खुलेआम कान लगाकर सुनना आमतौर पर अस्वीकार्य है। अब जबकि संबंधित व्यक्ति ने निमंत्रण दे दिया है, तो वे किनारे से ही सुन सकते हैं। फैंग हाओ काफ़ी देर से नीचे इंतजार कर रहा था और वास्तव में अधीर हो रहा था, यहाँ तक कि वह बड़बड़ाने और गालियाँ देने लगा था। लेकिन जब उसने जो लीना का फिगर देखा तो वह सीधे उस पर टूट पड़ा, तुम वेश्या हो, तुमने वास्तव में मुझसे किसी और को छुपाया है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक शोर मच गया, मानो आसमान से बिजली गिरी हो, और हर कोई आश्चर्य से जो लीना की ओर देखने लगा। तुम किसे वेश्या कह रही हो जो तुमसे किसी को छुपा रही है? जो लीना को यकीन था कि वह उसे नहीं जानती। यद्यपि वह उसकी स्थिति से परिचित नहीं थी, फिर भी उसका जिद्दी रूप देखकर वह वास्तव में उसे पसंद नहीं कर सकी। यह आप हैं? जो लीना, स्टील फैक्ट्री के वित्त विभाग से, फैंग हाओ ने गुस्से से कहा। ये वास्तव में जो लीना थी। हर कोई हैरान होकर उसकी ओर देख रहा था। मैं जो लीना हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती, उन्होंने कहा। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम गोकाई है, हम आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में हैं और हमारे माता पिता की मुलाकात भी हो चुकी है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम कहाँ से आए हो? जो लीना ने जवाब दिया, तुम्हें लगता होगा कि अपनी आवाज़ ऊंची करके तुम मुश्किल हालात में फंस सकते हो और मेरी प्रतिष्ठा धूमिल कर दोगे। क्षमा करें, मेरी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है।
चाहे किसी भी समय एक लड़की की प्रतिष्ठा वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। यदि वह इसे यहीं स्पष्ट नहीं करती, चाहे वह बाद में जो भी समझाए, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आपने अभी यह मामला साफ नहीं किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जो लीना ने सोचा, उसके मन में बस इतना ही था कि यह आदमी GWH से हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें इसमें शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अपने ही किसी सदस्य की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी GWH जाऊंगा। फैंग हाओ बिल्कुल भी डरा नहीं था, वह स्थिति को और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। हर कोई सचमुच स्तब्ध था, यह नहीं जान पा रहा था कि किसकी बातें सच थीं और किसकी झूठ। ठीक है, जो लीना ने एक सहकर्मी को फ़ोन करने का इशारा किया। वह अपने सहकर्मियों से झांग शिफेन को सूचित करवाना नहीं भूली, क्योंकि इतनी बड़ी घटना परिवार की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकती थी। कुछ लोगों को नीचे की ओर भागने में ज़्यादा समय नहीं लगा, तथा अन्य लोग ऊपर की खिड़कियों से बाहर झांककर नीचे घटित हो रहे दृश्य को देखने लगे। कल ही तो जो लीना ने गुकाई के साथ अपने रिश्ते की घोषणा की थी, और आज कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई आश्चर्यचकित था। गु वेई आज ज़्यादा व्यस्त नहीं थी। वार्ड में अपना राउंड पूरा करने के बाद वह थोड़ी देर आराम करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह सर्जरी के लिए घर से बुलाया गया था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये संदेश मिलेगा कि कोई व्यक्ति परेशानी खड़ी करने आया है और वह जो लीना का प्रेमी होने का दावा कर रहा है। गु वेई इस पर कैसे विश्वास कर सकता था? वह जो लीना के सामाजिक दायरे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, जो काम और घर से परे कुछ नहीं था। कभी कभी गुकाई के साथ बाहर जाना भी शामिल था। जो लीना का अपने सहकर्मियों के साथ शायद ही कोई संपर्क था, वह किसी पुरुष से कहाँ मिलती। गु वेई ने फ़ोन रख दिया और दौड़कर वहां पहुंचे। दूर से उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो अजीब तरह से परिचित लग रहा था। जैसे जैसे वह करीब आए, फैंग हाओ, तुम? गु वेई यह जानकर हैरान रह गया कि यह फैंग हाओ ही था जो वहां आया था। फैंग हाओ को गु वेई को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर गो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हालांकि उसके पास किसी भी चीज़ से डरने का कोई कारण नहीं था, और अगर वह उसके बारे में कुछ कहती भी, लेकिन फिर उसने सोचा, क्योंकि इस बार उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, वह खुद को सीधे खड़े होने से नहीं रोक सकता था। क्या आप हमेशा यह नहीं कहते रहते कि जो लीना आपकी प्रेमिका है और उस पर आपकी पीठ पीछे किसी अन्य पुरुष के साथ गुप्त रूप से डेटिंग करने का आरोप लगाते रहते हैं? तो फिर तुम्हें नहीं पता था कि मैं उस आदमी की चाची हूँ? गु वेई ने चिढ़कर कहा, जो उसके उपनाम मूर्ख के बिल्कुल अनुरूप था। वह सचमुच मूर्ख था क्या? फैंग हाओ दंग रह गया, अविश्वास से गु वेई को घूर रहा था। आपका भतीजा उसका आदमी है? नहीं, यह असंभव है। एक छोटे मोटे गैंगस्टर के रूप में भी फैंग हाओ जानता था कि गु वेई का भतीजा बहुत प्रभावशाली था। ये कैसे संभव नहीं हो सकता? क्या तुम्हें थोड़ी खोजबीन करनी नहीं आती? गु वेई ने आश्चर्य से कहा, बताओ, तुम्हें जो लीना के बारे में कैसे पता चला? झूठ मत बोलो, गु वेई ने सख्ती से कहा, वरना मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगा। फैंग हाओ ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लुओ लिली थी जिसने मेरा परिचय कराया। उसने मुझसे खोजकर्ता का शुल्क भी लिया। लुओ लिली ने परिचय कराया और खोजकर्ता शुल्क भी लिया। इससे जो लीना बहुत क्रोधित हुई। आपने इस एहसान के लिए उसे कितना दिया? मैंने उसके भाई के लिए एक स्थायी नौकरी का इंतजाम कर दिया है। फैंग हाओ ये सोचकर गुस्सा हो गया। वह चुपके से मेरे साथ तुमसे मिलने आई थी, और फिर वह मुझसे तरह तरह की चीज़ें और पैसे मांगती रही। लुओ लिली के भाई के लिए नौकरी की व्यवस्था? क्या उसने खुद नौकरी नहीं मांगी थी? अपने परिवार के लिए लुओ लिली के समर्थन के बावजूद, जब से वह बेरोजगार थी, वह घर चलाने के लिए जो योन पर निर्भर थी। जो दाजियां को इस बात से घृणा थी कि कैसे उसके दामाद और बेटी उसके साथ ATM की तरह व्यवहार करते थे, विभिन्न चीज़ों की मांग करते थे, और उसकी कारावास अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने फिर से घरों को विभाजित कर दिया। ऐसा लगता था कि वे पैसों को लेकर अनगिनत बार झगड़ चुके थे। वह अपने भाई के लिए नौकरी दिलाने में सक्षम थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह स्वयं के लिए नौकरी न तलाशती। मैं केवल एक नौकरी की व्यवस्था करने में मदद कर सकता था, फैंग हाओ ने कहा। यह उसके भाई के पास साधन थे, उसके पास नहीं, और यदि भाग्य का साथ न होता तो शायद उसे अपनी नौकरी भी नहीं मिलती। ठीक है, यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वह इसकी परवाह करे कि यह काम किसका है। उसे इस बात से चिढ़ थी कि क्या तुम दिमागी तौर पर मृत हो? क्या तुम्हें पहले मेरे और उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं चल सकता था? उसने जो योंग से शादी की और मैं शादी में भी शामिल नहीं हुआ। नहीं, मैं उसके बच्चे को जन्म देने के समय उपस्थित था। मेरे लिए वह एक अजनबी है, कोई परिचित भी नहीं। इसके अलावा मैं एक वयस्क हूँ, मैं अपने मामले खुद संभाल सकता हूँ, और उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। जो लीना ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या ये बच्चा मूर्ख है या फिर पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। गु वेई बोला, सच बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। क्या आपको लगता है कि आप हमें इस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं?
गु वेई ने स्वीकार किया कि झोउ लीना आकर्षक थी। क्या वहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियां नहीं थीं? फैंग हाओ में महत्वाकांक्षा की कमी थी, लेकिन अपने भाई की खातिर अभी भी ऐसे लोग थे जो उससे चिपके रहने को तैयार थे। फैंग हाओ ने एक लंबी सांस छोड़ी, ये जानते हुए कि वह गु वेई से कुछ भी नहीं छिपा सकता। वह अभी बोलने ही वाला था। लंच ब्रेक का समय हो गया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मशीन फैक्ट्री चलो। चूंकि यह मामला झोउ दाजियांग और उसके परिवार से जुड़ा था, इसलिए सीधे उनके पास जाना स्वाभाविक था। झोउ लीना द्वारा अनुरोधित छुट्टी के लिए अकाउंटेंट जियो निश्चित रूप से सहमत हुए। सभी के पीछे चलने की उत्सुकता के बावजूद यह असंभव था, क्योंकि केवल झोउ लीना के पास ही छुट्टी लेने का कारण था, जबकि उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं था। अकाउंटेंट जियाओ ने उस समूह की ओर देखा जो काम पर वापस जाने के लिए अनिच्छुक थे और कहा, ठीक है, काम पर वापस जाओ। अन्य विभागों के नेताओं ने भी अपनी बात रखी तथा अपने अधीनस्थों को काम पर लौटने का निर्देश दिया। नेताओं के बोलने के बाद उनके व्यक्तिगत विचारों की परवाह किए बिना उनके पास अनिच्छा से अपने कार्यालयों में काम करने के लिए लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झोउ लीना और उसके दो साथी सीधे यांत्रिक कारखाने की ओर चल पड़े और उनका पहला पड़ाव स्वाभाविक रूप से गुकाई को ढूंढना था। गुकाई को यह जानकर बहुत अजीब लगा कि झोउ लीना उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी उसे ढूंढने यहाँ नहीं आता। ये सोचकर कि शायद कुछ हुआ होगा, गुकाई ने अपने मालिक और अन्य लोगों से खुद को अलग कर लिया, फिर कार्यशाला से बाहर निकला और पाया कि झोउ लीना के अलावा गु वेई और एक व्यक्ति जिसे वह नहीं पहचानता था भी वहां मौजूद थे। आंटी, जियाओ ना, ये क्या है? गुकाई ने हैरान होकर पूछा। झोउ लीना ने फैंग हाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी को पता चल गया कि मैं आपके साथ हूं और आज वह हमारी यूनिट में आया और कहने लगा कि मैं उसके पीठ पीछे गुप्त रूप से एक संबंध में हूं। चूंकि यह घटना दिन दहाड़े घटी थी और कई लोगों को इसके बारे में पता था, इसलिए इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उन्होंने हाल की घटनाओं का विवरण देना शुरू कर दिया। चूंकि लंच ब्रेक से ज़्यादा समय नहीं बचा था, कुछ कर्मचारी बाहर आकर इधर उधर देखने लगे और अचानक उन्हें ये चौंकाने वाली खबर मिल गई, जिससे वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग तो जल्दी से कार्यशाला में पहुंचे और जोर जोर से यह बात फैलाई, हे भगवान, कामगारों का एक समूह जो सुबह के अपने काम निपटा चुका था, दोपहर के भोजन का इंतजार करते हुए जोड़ियों या छोटे छोटे समूहों में बातें कर रहा था, सभी बाहर निकल आए। आखिरकार ये दो पुरुषों द्वारा एक महिला के लिए होड़ की कहानी थी, या यूं कहें कि एक महिला द्वारा 2 बार संबंध बनाने की कहानी थी। ऐसी विस्फोटक खबर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। फैंग हाओ लोगों की अचानक भीड़ को देखकर दंग रह गया। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि जब ये खबर फैलेगी तो हर कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि वह मूर्ख है और उसे धोखा देना बहुत आसान है? इसके बारे में सोचते ही फैंग हाओ का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। पहले से ही ऐसी अफवाहें थीं कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है जो पूरी तरह से अपने भाई पर निर्भर है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह सच है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसे प्रचारित करना आवश्यक है। अब इस घटना के बाद उन्हें अपना नाम साफ करने का कोई मौका नहीं दिख रहा था। क्या करें? फैंग हाओ को लगा कि वह इस घटना को यूं ही नहीं जाने दे सकता, अन्यथा कोई भी यह सोचेगा कि वे उससे बेहतर हो सकते हैं। जल्द ही उसे पता चल गया कि वह किससे बदला लेना चाहता है, लुओ लिली। वह और कौन हो सकता है? वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके परिवार की झोउ लीना के साथ नहीं बनती थी, फिर भी उसने मैचमेकर की भूमिका निभाई। झोउ लीना के प्रति उनके इतने आकर्षित होने का कारण सिर्फ उसकी सुंदरता या उसके पिता की शहादत ही नहीं थी, बल्कि गु वेई के साथ उसका अच्छा रिश्ता भी था। उसने झोउ लीना का उपयोग करके गु वेई के साथ अच्छे संबंध बनाने का इरादा किया था, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह एक जाल में फंस गया और उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया। फैंग हाओ ने सोचा कि वह लुओ लिली से कैसे निपट सकता है। वह इस बात पर दृढ़ था कि वह आसानी से नहीं बचेगी। गुकाई ने जितना अधिक सुना, वह उतना ही क्रोधित होता गया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा विचित्र तथाकथित प्रतिद्वंद्वी कहीं से भी उभरकर सामने आ जाएगा। फिर झोउ योन की पत्नी से जुड़ा मामला था। यद्यपि वे एक ही कार्यशाला में नहीं थे, फिर भी वह झोउ दाजियांग और उसके बेटे के बारे में 1-2 बातें जानता था। यहाँ तक कि अगर वह झोउ लीना के साथ होते तो भी उन्हें उस पिता और पुत्र की जोड़ी के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे न तो अच्छे पिता थे और न ही अच्छे भाई, तो फिर उनसे जुड़ने की क्या जरूरत थी? कहीं लोग यह न सोचें कि वह उनसे खुशामद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि झोउ लीना के खिलाफ साजिश उस तरफ से होगी। ये वास्तव में अत्यधिक था। यदि उन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो वे सचमुच उसे आसान लक्ष्य मान लेंगे। तुम कहते हो कि तुम झोउ लीना के प्रेमी हो, तुम खुद को क्या समझते हो? गुकाई ने फैंग हाओ से पूछा। फैंग हाओ ने गुकाई की विशालकाय आकृति को देखा जो पहले ही उसकी ओर दौड़कर आ चुका था, और उसके पैर लगभग जवाब दे गए थे। यदि उसे यह डर न होता कि कहीं वह गिर पड़ा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वह सचमुच गिर सकता था।
ऐसा नहीं है, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम उसके प्रेमी हो। फैंग हाओ सचमुच आंसुओं के कगार पर था। क्या? जो लीना, जो किनारे से तमाशा का आनंद ले रही थी, अचानक दुखी हो गई जब उसने सुना कि उसने क्या कहा। फैंग हाओ, आप क्या कह रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा बॉयफ्रेंड गोकाई नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बदनामी कर सकते हो? मुझे पता है कि तुम्हारा भाई GWH में काम करता है, लेकिन इससे तुम्हें मुझ पर झूठा आरोप लगाने का अधिकार मिल गया। जो लीना ने फैंग हाओ को घूर कर देखा। फैंग हाओ पहले से ही जानता था कि जो लीना ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, अन्यथा उसने पहले ही उस पर हमला नहीं किया होता। लेकिन उनकी नज़र में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं GWH से थे। फिर भी उसके आश्चर्य की बात यह थी कि जो लीना बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, और वह अब और नहीं रुक सका क्योंकि उसके पैर कमज़ोर हो गए थे और वह जमीन पर गिर पड़ा। देखने वालों के लिए यह दर्शाता था कि वह व्यक्ति कितना कायर था, जिसे जो लीना ने इस तरह डरा दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो लीना काफ़ी उग्र हो सकती है, लेकिन GWH के लोगों का सामना करते समय भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। उन सभी को यह एहसास नहीं था कि जो लीना की ओर उनकी निगाहों में डर की झलक थी। जो लीना ने फैंग हाओ की ओर देखा, जो जमीन पर गिर गया था, और अपने होंठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम सचमुच कायर हो। और यह सोचना कि तुम दूसरों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। जो लीना ने सोचा कि इस आदमी के पास वास्तव में कोई दिमाग नहीं है। यह अच्छी बात है कि उसका एक शक्तिशाली भाई था, अन्यथा वह बदमाशी का आसान शिकार बन जाता। ठीक है, चलो अंकल जो और जो योन को ढूंढते हैं। जो लीना ने गहरी सांस ली, अगले पड़ाव के लिए तैयार। मशीनरी फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी, जिसमें कई कार्यशालाएं थीं, लेकिन वह कार्यशाला जहां गोकाई और जो योंग, पिता और पुत्र, काम करते थे, ज़्यादा दूर नहीं थी। जो लोग जो दाजियांग के साथ अच्छे संबंध रखते थे, वे पहले ही उसे सूचित करने के लिए चुपके से चले गए थे। कार्यशाला में काम कर रहे जो दाजियांग ने जब ये खबर सुनी तो उसका रंग बदल गया और दूध से कई बार पुष्टि करने के बाद वह जो योंग को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। जो योंग ने सुबह के अपने काम निपटा लिए थे और घर जाने से पहले थोड़ा आराम करने की तैयारी कर रहा था। इसमें कोई मदद नहीं थी, घरेलू खर्च अधिक थे और घर पर खाना थोड़ा सस्ता था। जब जो दाजियांग को जो योंग मिला तो उसने चिढ़कर घटना की सूचना दी, देखो तुम्हें कितनी अच्छी पत्नी मिली है। उसने जो लीना की शादी के खिलाफ भी योजना बनाई। जो लीना का सौतेला पिता होने के बावजूद उसने उसकी शादी के खिलाफ कोई योजना बनाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लुओ लिली, तथाकथित भाभी जो लीना से कभी नहीं मिली थी, ने कार्रवाई की थी। जो योंग पहले तो हैरान हुआ, फिर जल्दी से इनकार कर दिया, असंभव, ये संभव नहीं है, वह जो लीना को नहीं जानती। क्या उसने तुमसे उसके बारे में नहीं पूछा? जो दाजियांग ने अपने बेटे की ओर देखा जो इनकार करता रहा। चूंकि लोग पहले ही दरवाजे पर आ चुके हैं, अगर तुम कहते हो कि यह सच नहीं है, तो हमें उनका सामना करना चाहिए। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं नहीं जा सकता? जो योंग वास्तव में अंदर से कुछ घबराया हुआ था। उसे याद आया कि लुओ लिली ने पहले भी जो लीना के बारे में थोड़ी पूछताछ की थी, और लुओ लिली ने उन्हें सबक सिखाने के बारे में भी कुछ कहा। जाना नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगे? जो दाजियांग ने ठंडी सांस ली, अब घबराने में बहुत देर हो चुकी थी। कोई विकल्प न होने के कारण जो योंग केवल जो दाजियांग के पीछे पीछे चल सकता था और आगे बढ़ सकता था, और निश्चित रूप से लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। जो लीना ने जो दाजियांग और उसके बेटे को देखा। चाचा जो, मुझे आपकी बहू के साथ कुछ चर्चा करनी है। क्या ये सुविधाजनक है? यद्यपि उसने सुविधा की बात की थी, जो दाजियांग जानता था कि उसकी सहमति के बिना भी वे लुओ लिली से संपर्क करेंगे। इसमें असुविधा क्या है? झांग शिफेन भारी सांस लेते हुए अपनी साइकिल पर सवार होकर आए। झांग शिफेन को देखकर जो दाजियांग को पता चल गया कि यह मामला निश्चित रूप से अच्छा नहीं हो सकता। शिफेन, मुझे फ़ोन मत करो। झांग शिफेन ने जो दाजियांग को घृणा से देखा। पहले इस मामले को सुलझा लें और फिर हम बाद में अपने मुद्दों को सुलझा लेंगे। वहां जाते समय झांग शिफेन ने बहुत सोचा और महसूस किया कि कुछ मामलों को वास्तव में लंबा नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि इससे केवल कुछ अवांछित महत्वाकांक्षाओं को ही बढ़ावा मिलेगा। उनके मुद्दों को हल करें। जो दाजियांग घबराए बिना नहीं रह सका। शिफेन, मुझे वास्तव में पता नहीं था, अन्यथा मैं। क्या आप इसे रोकते या हमें बताते? झांग शिफेन ने जो दाजियांग की ओर ठंडेपन से देखा। मैं जो दाजियांग अपना जवाब देने ही वाला था। मैं वास्तव में आपकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। झांग शिफेन ने गुस्से से कहा, लुओ लिली इतनी साजिश क्यों कर रही है? मुझे विश्वास नहीं होता कि नई बहू होने के नाते उनमें ऐसी क्षमताएं होंगी। निश्चित रूप से किसी ने यह धारणा दी है कि हम 3 माँ और बेटियों ने आपके जो परिवार के साथ अन्याय किया है। जो लीना के खिलाफ योजना बनाना, उसके भाई के लिए घर पर एक स्थायी पद सुनिश्चित करना, ऐसा लगता है जैसे हम आपके कुछ कर्जदार हैं।
झांग शिफेन ने गहरी सांस ली। कुछ चीजें जियो जुवान की खातिर मैंने यथास्थिति बनाए रखने के बारे में सोचा, अलग अलग रहना ये सभी के लिए बेहतर होगा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब तक हम पति पत्नी हैं तब तक तुम सब मेरे जियाओ ना और बाद में जियाओ जुवान के खिलाफ साजिश रच सकते हो। जो दाजियां, चलो तलाक ले लेते हैं। झांग शिफेन ने अपना फैसला सुनाया। चाहे फैक्ट्री या सड़क समिति मुझे मनाने की कोशिश करे, मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। घर के लिए, अपनी नौकरी के लिए, जियाओना के भविष्य के लिए, जियाओना की शादी के लिए योजना बना रहा हूँ। जब तक आपको लगता है कि इससे आपको लाभ होगा तब तक आप केवल योजना ही बना सकते हैं। झांग शिफेन ने मैकेनिकल फैक्ट्री यूनियन प्रमुख की ओर एक नज़र डाली और उनका अभिवादन किया। मैंने जो दाजियांग को आपकी यूनिट से तलाक देने का फैसला किया है। मुझे आपकी प्रक्रियाओं की जानकारी है और मैं प्रक्रिया शुरू करने के लिए आज दोपहर अपने कार्यस्थल के यूनियन नेताओं से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तलाक जल्द से जल्द हो जाएगा। जियो जुवान मेरे साथ रहेगी। जो दाजियांग को कोई वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हम तीनों के खिलाफ साजिश करना बंद कर दें। यूनियन प्रमुख को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह तो बस ये देखने के लिए बाहर आए थे कि आखिर हंगामा किस बात पर है और उन्हें ये दृश्य देखने को मिला। नौकरी के अपने पूरे वर्षों में उन्होंने तलाक में इतनी बेशर्म पार्टी शायद ही कभी देखी थी। लेकिन फिर ऐसे मामलों का सामना करने पर कौन क्रोधित नहीं होगा? निश्चय ही कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो दाजियांग के परिवार की वर्तमान जीवन स्थितियों के बारे में सोचते हुए ये कहा जा सकता है कि जब से झांग शिफेन का परिवार बाहर चला गया है, जो परिवार का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। झांग शिफेन पहले से ही सही थी और हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि भविष्य की संभावनाओं के मामले में उसका परिवार जो दाजियांग की तुलना में बहुत बेहतर था। ठीक है, जो दाजियांग वास्तव में घबरा गया था। मूल रूप से वह लुओ लिली के कार्यों से थोड़ा नाराज था। लेकिन अब जब ये बात उसके पास पहुंच चुकी है और उसे झांग शिफेन के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ना होगा, तो वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उन्होंने कहा, जो योंग, यदि आपकी पत्नी ने वास्तव में ऐसा किया है तो या तो आप उसे तलाक दे दें या फिर आपका 3 सदस्यीय परिवार वहां से निकल जाए। ये जानते हुए कि उसे कोई रुख अपनाना ही होगा, अन्यथा दूसरे लोग क्या सोचेंगे? क्या वे यह मानेंगे कि उसने भी जो लीना के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? जो योंग हक्का बक्का था। उसे लग रहा था कि वह ले में नहीं है। मैं क्या करें? वह सचमुच नहीं जानता था कि चीजें इस बिंदु तक कैसे पहुंच गईं। किसी भी जिम्मेदारी से विमुख होकर जो योंग ने बस अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर झुक गया। गुकाई ने जो योंग को इस तरह देखा, उसने तिरस्कार से अपने होंठ मोड़ लिए और उस आदमी को पूरी तरह से नीची नज़र से देखने लगा। जो लीना ने भी अपने होंठ भींच लिए। जिम्मेदारी का जरा भी अंश नहीं। हम लुओ लिली को ढूंढने जाएंगे। जो लीना को पहले से ही घबराए हुए जो योंग की कोई परवाह नहीं थी, जो अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार था। लुओ लिली घर पर बच्चों की देखभाल और घरेलू काम कर रही थी। अपने बच्चे के लगातार रोने से वह अभिभूत हो गई। वह वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह दौड़कर बच्चे के पास गई और अभी भी रो रहे बच्चे पर चिल्लाए, रो रही हो, रो रही हो, रो रही हो, तुम्हें तो बस रोना ही आता है, बिल्कुल अपने बेकार पिता की तरह। वह बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, कोई पैसा नहीं कमा सकता। मैं उसके प्रति इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? लुओ लिली को सचमुच अफसोस था कि वह खुद को मार नहीं सकी, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। फिर भी उन सभी में से उसने सबसे बुरे व्यक्ति को चुना। बच्चा पहले से ही रो रहा था और लुओ लिली की भयंकर चीखें सुनकर स्वाभाविक रूप से और भी जोर से रोने लगा। लुओ लिली अब और सहन नहीं कर सकी। उसने बच्चे को उठाया और उसके पूरे शरीर पर मारना शुरू कर दिया। तुम तो बस रोते रहते हो, काश मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूं। लुओ लिली सचमुच उस रोने वाले बच्चे को पीट पीट कर मार डालना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। यदि बच्चे को कुछ हो जाता तो जो योंग नर्म पड़ सकती थी, लेकिन जो दाजियांग उसे कभी नहीं छोड़ती थी। हालांकि कभी कभी बच्चे को मारना ठीक था। जो दाजियांग के दरवाजे के सामने लोगों का एक समूह खड़ा था और संयोग से उन्होंने ये पूरा प्रकरण सुन लिया। झांग शिफेन ने जो दाजियांग की ओर देखा। ये वही बहू है जिससे आपने शादी की थी। जो दाजियांग की 3 पीढ़ियों के प्रति तिरस्कार स्पष्ट था। सचमुच कितनी गुणी बहू थी। झांग शिफेन की व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनकर उपस्थित सभी लोग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सभी जानते थे कि इस समय उसका मूड बहुत खराब है और वे उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सभी लोग जो योंग के चेहरे को सहानुभूति और ऐसे भाव से देख रहे थे जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हों, जिसे यह नहीं पता था कि जो योंग अपनी पत्नी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। हालांकि बदले में उसे जो मिला वह ये था कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भला कहती थी, जो एक मूर्ख व्यक्ति का एक पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण था। इस समय जो योंग पूरी तरह से हताश महसूस कर रहा था। वह वास्तव में समझ नहीं पाया
वह लुओ लिली के साथ इतना अच्छा था, फिर भी उसके पास अभी भी बहुत सारी शिकायतें थीं। उसने जोऊ लीना के विवाह के विरुद्ध योजना बनाई तथा दूसरे पक्ष से एक औपचारिक पद की व्यवस्था करने को कहा, जो कि उसके छोटे भाई के लिए था, न कि उसके लिए, और वह ये सब सहन कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने भाई से प्यार करती है। उसने उसे समझने और उसके प्रति सचेत रहने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। लुओ लिली, जोऊ लीना ने फैंग हाओ को दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया। फैंग हाओ ने जोर से दरवाजा खोलने के लिए कहा। लुओ लिली, जो घर में बच्चे को पीट रही थी, को फैंग हाओ की आवाज़ अजीब लगी और वह समझ नहीं पाई कि वह क्यों दस्तक देने आया है। उसने रोते हुए बच्चे को बिस्तर पर फेंक दिया और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गई। उसे फैंग हाओ से जल्दी से निपटना था, अन्यथा अगर आसपास के पड़ोसियों ने देख लिया तो वह नहीं जानती थी कि वे क्या कहेंगे। और इसके अलावा जो योंग जल्द ही रात के खाने के लिए वापस आ जाएगा, और अगर उसे पता चला तो निश्चित रूप से परिणाम होंगे। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर लोगों का एक समूह खड़ा है, जिनमें झांग शिफेन और जोऊ लीना भी शामिल थे, और उसकी दृष्टि तुरंत धुंधली हो गई। ये लोग एक साथ इकट्ठे हुए और गुस्से से भरे हुए लग रहे थे। एक मूर्ख भी जान सकता था कि वे क्या करने वाले थे। लुओ लिली जानती थी कि वह इस घटना को छिपा नहीं सकती, लेकिन उसने सोचा कि जब तक वह जोऊ लीना को फंसाकर कच्चे चावल को पके हुए चावल में बदल सकती है, तब तक वह उसकी शादी न होने की चिंता क्यों करेगी। यदि वह शादी नहीं करना चाहती तो भी उसका प्रेमी उससे शादी नहीं करना चाहेगा, और न ही बाकी लोग। उस समय भले ही उन्हें पता था कि यह काम उसी ने किया है, तो क्या हुआ। लेकिन अब जब मामला उजागर हो ही गया है तो क्या किया जाए। लुओ लिली घबरा गई। जियो योंग, अब एकमात्र व्यक्ति जो उसे बचा सकता था वह था जोऊ योंग। हर किसी ने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने जोऊ योंग को जो नज़रें दी वे जितनी अजीब हो सकती थीं उतनी अजीब थीं। जोऊ योंग की शर्मिंदगी बढ़ती गई। आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। वह जानता था कि उसका बेटा रोएगा और परेशान होगा, लेकिन जब तक बच्चे को अच्छी तरह से खाना मिल रहा है और उसका डायपर सूखा है, तब तक उसे इस तरह नहीं रोना चाहिए। जब वह कमरे में दाखिल हुआ और अपने बेटे का धंसा हुआ पेट तथा गीला डायपर देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। लुओ लिली, बच्चा भूखा है, उसका डायपर गीला है, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे बदलना है। आप बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं, ये जानते हुए भी कि उसे मारना है, ये कहते हुए कि उसे रोना धोना पसंद है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जोऊ योंग ने सोचा कि लुओ लिली उसके छोटे बहनोई की कितनी देखभाल करती है और उनके बेटे के प्रति उसका रवैया कैसा है, और वह हैरान रह गया। जोऊ योंग की गुस्से भरी डांट से लुओ लिली चौंक गई, लेकिन उसके सामने उसने फिर भी सख्त व्यवहार किया। ऐसा कैसे? मत कहो कि तुम्हारे लिए कठिन समय था, ये कितनी बकवास बात है। जोऊ योंग को जोऊ हॉन के शब्द याद आ गए और उसने उसे वहीं थप्पड़ मार दिया। आप एक बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकते, आप घर पर क्या कर रहे हैं, और फिर भी आप में कठिनाइयों के बारे में बात करने की हिम्मत है। जोऊ योंग मुड़ा और बच्चे की देखभाल करने चला गया, और लुओ लिली दंग रह गई जैसे ही वह उससे बहस करने जा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, फैंग हाओ ने उसे वापस खींच लिया। लुओ लिली, तुमने कहा था कि तुम मुझे जोऊ लीना से मिलवाओगी, और तुमने दावा किया था कि उसने मेरे द्वारा दिए गए कपड़े और चीज़ें पहले ही स्वीकार कर ली हैं। फैंग हाओ ने उन सभी चीज़ों की सूची बनाई जो लुओ लिली ने पिछले कुछ दिनों में मांगी थी। देखने वाले लोग आश्चर्य से बोले कि इन वस्तुओं को खरीदने के लिए न केवल राशन कूपनों की संख्या की आवश्यकता थी, बल्कि यह भी कि इन वस्तुओं को खरीदने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता थी, जो उनकी कई महीनों की मजदूरी के बराबर थी। और फिर भी यह व्यक्ति इतना उदार था। अब वे सभी लुओ लिली की ओर देखने लगे, ये जानते हुए कि जोऊ लीना को इनमें से कुछ भी कभी नहीं मिला था। तुमने ये चीज़ें किसे दी? जोऊ लीना ने लुओ लिली के कपड़े जोर से पकड़ लिए। मत कहो कि ये चीज़ें मेरे लिए थीं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें किसने प्राप्त की। जोऊ दाजियांग जानता था कि लुओ लिली लालची थी, लेकिन उसने उससे इतनी लालची होने की उम्मीद नहीं की थी। मैं बेशक ये चीज़ें उसके अपने परिवार के लिए थीं, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सकी। जोऊ लीना ने कहा, हो सकता है कि आप बताना न चाहें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके परिवार के घर पर पूछना होगा। इसके अलावा तुम मेरे नाम पर चीज़ें मांग रहे हो, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि जब ये सब सामने आएगा तो तुम्हारा क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार जिन्होंने चीज़ें ले लीं आपकी मदद करेंगे? लुओ लिली को शायद अब भी अपने परिवार की परवाह है, लेकिन क्या वे भी ऐसा ही महसूस करेंगे? आप पहले ही एक बार निराश हो चुके हैं, फिर भी आप ये सोचकर मूर्ख हो सकते हैं कि आपका अपना परिवार आपका समर्थन करेगा, जोऊ लीना ने व्यंग्य किया। फैंग हाओ, मुझे चीज़ें नहीं मिली, तुम्हें उनसे मांगनी चाहिए। और लुओ लिली, तुमने मेरी प्रतिष्ठा को इतना नुकसान पहुंचाया है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तुम लुओ लिली फैंग हाओ और जोऊ लीना के बीच देख रही थी। वह वास्तव में घबरा गई थी।
चीजें मुझे वापस कर दो और तुम्हें मुआवजा भी देना होगा। फैंग हाओ को यकीन नहीं था कि लुओ लिली को कितना मुआवजा देना चाहिए, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे तुम्हारा मुआवजा नहीं चाहिए। ये स्पष्ट था कि लुओ लिली के पास पैसे नहीं थे और न ही जोऊ योन के पास। उसे ज्यादा दबाव डालने से सिर्फ और ज्यादा आलोचना ही होगी। मुआवजे की मांग न करने से लुओ लिली की शुरू में बढ़ी हुई चिंता थोड़ी कम हो गई। जैसे ही वह आराम करने लगी, जोऊ लीना ने निर्देश दिया, सुबह 6 से 8 बजे तक, 11 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक आप पहले दिन GWH प्रवेश द्वार के सामने ऊंची आवाज में अपनी गलती स्वीकार करना शुरू करेंगे। दूसरे दिन उसी समय तुम मशीनरी कारखाने के प्रवेश द्वार पर वही काम करोगे। आपको अपनी गलती गहराई से समझनी होगी। यदि यह गंभीर नहीं है तो मैं इसे केवल सार्वजनिक रूप से ही सुलझा सकता हूं। मुझे इसी तरह का मुआवजा चाहिए। पैसे की तुलना में ये बेहतर था। जोऊ दाजियांग और उसके बेटे के लिए इसमें हस्तक्षेप करना मुश्किल होता। दर्शक अभी भी यह अनुमान लगा रहे थे कि जोऊ लीना किस तरह की मांग करेगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब उसने ऐसी मांग की। आगे सोचने पर उन्हें समझ आया, ये बात तो सही है। जोऊ योंग और उनकी पत्नी के पास पैसे नहीं हैं, यह उनके लिए अच्छा है। हर कोई यह मानने लगा कि जोऊ लीना वास्तव में एक अच्छी इंसान थी, जिसने उनके जीवन को प्रभावित किए बिना लुओ लिली को सबक सिखाया। जब लुओ लिली ने जोऊ लीना की मांग सुनी तो वह अपना दिमाग खोने वाली थी। इन बेवकूफ़ों को वास्तव में जोऊ लीना के विचार की प्रशंसा करते हुए सुनकर वह पागल हो रही थी। फैंग हाओ, जिसे शुरू में यह पता नहीं था कि लुओ लिली को कैसे दंडित किया जाए, जोऊ लीना का प्रस्ताव सुनने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इसी समय पर GWH प्रवेश द्वार के ठीक सामने 3 दिनों तक यह विचार जोऊ लीना द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और अब जब वह इसका उपयोग कर रहे थे तो निश्चित रूप से उन्हें बदले में कुछ देना ही था। क्या तुम्हें उस पर नज़र रखने के लिए किसी की ज़रूरत है? मैं किसी का इंतज़ाम कर सकता हूँ, फैंग हाओ ने सावधानी से कहा। इस बिंदु पर उसने जोऊ लीना का पीछा करना पूरी तरह से छोड़ दिया था, इसलिए नहीं कि उसका कोई प्रेमी था, बल्कि इसलिए कि वह महिला बहुत गुस्से वाली थी। बेशक यह अच्छा है। कौन मूर्खतापूर्वक ऐसी अच्छी मदद को अस्वीकार करेगा? क्या ये स्वैच्छिक कार्य है? हाँ, ये स्वयंसेवक है। अब जबकि कोई उस पर नज़र रखने में मदद करने को तैयार था, जोऊ लीना को एक और भी बेहतर विचार सूझा। ठीक है, आपने कहा कि वह अपने माता पिता के घर सामान ले गई और अपने छोटे भाई के लिए नौकरी ढूंढ ली। वह अपने माता पिता के घराने का इतना समर्थन करती रही है, क्या इसका प्रचार नहीं होना चाहिए? पिछली बार उसने लुओ लिली को पूरी तरह से अपमानित नहीं किया था, लेकिन उसके बाद उस महिला ने केवल थोड़ी देर के लिए ही व्यवहार किया। यदि ऐसा है तो ये शिकंजा फिर से कसने का समय है, और लुओ परिवार भी, वे वास्तव में खुद से ऊपर उठ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फैंग हाओ को गहराई से लगा कि जोऊ लीना का विचार बुरा नहीं था। आप 3 दिनों के लिए अपने माता पिता के घर पर माफ़ी मांगेंगे, और अगर इसमें मेरे द्वारा दी गई चीज़ें शामिल हैं तो आप माफ़ी मांगना जारी रखेंगे। जैसे ही फैंग हाओ इस बात पर विचार कर रहे थे कि लेन देन कैसे किया जाए, जोऊ लीना ने फिर से कहा, अगर यह सिर्फ लुओ लिली की माफ़ी है तो उसके माता पिता भुगतान नहीं करेंगे, ये तर्क देते हुए कि एक विवाहित बेटी बहते पानी की तरह होती है। उसके परिवार को ये पैसा वापस चुकाने दें, और यदि यह संभव न हो तो उसके पिता को इस समयावधि में अपने कार्यस्थल के सामने माफ़ी मांगने को कहें। ठीक है, और उसकी छोटी बहन और भाई अब काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। उसकी माँ काम नहीं करती, इसलिए वह सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर माफ़ी मांग सकती है। जोऊ लीना ने कहा, आप पानी पीने और शौचालय का उपयोग करने के लिए हर घंटे 5 मिनट आराम कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वह एक समझदार व्यक्ति हैं और दूसरों पर अन्यायपूर्ण अत्याचार नहीं करेंगी। फैंग हाओ ने जोर से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यह वास्तव में एक अच्छा विचार है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है कि यह सही है। जोऊ लीना को काला दिखाई दे रहा था। तुम लोग ठीक है, और अपने भाई से कहो कि उसकी नौकरी चली गई है। और हाँ, तुम्हारे भाई बहन भी अब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें भी गांव में भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने उसके खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत की, ये सोचकर कि उसे धमकाना आसान है। एक बार जब वे साइन अप कर लेते हैं तो वह निश्चित रूप से उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि वे सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों पर जाएं। वह देखना चाहता था कि कौन उसके विरुद्ध फिर से षड्यंत्र रचने का साहस करेगा। उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का यही परिणाम है। जोऊ लीना के बारे में हर किसी का नजरिया बदल रहा था। हालांकि उसने केवल एक सुझाव दिया था, ये फैंग हाओ था जिसने निर्णय लिया था। लेकिन उसके प्रस्ताव के बिना फैंग हाओ ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होता। माँ, मैंने लुओ लिली के साथ अपना काम निपटा लिया है, अब आपके और अंकल जोऊ के बारे में बात करनी है। जोऊ लीना ने मुस्कुराते हुए जोऊ दाजियांग की ओर देखा, और उसकी मुस्कान देखकर उसके अंदर एक सच्ची सिहरन दौड़ गई।
वह किसी तरह दया की भीख मांगने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जोलीना हर तरह से निर्दयी थी। जोऊ दाजियांग ने कई बार निगलते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे और आपकी माँ के बीच कोई प्यार नहीं बचा है, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। गु वेई भी जोलीना द्वारा प्रस्तावित समाधान से बहुत खुश थे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जोलीना भी झांग शिफेन और जोऊ दाजियांग के बीच वैवाहिक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगी। इसमें शामिल पक्षों की सहमति के बाद मैकेनिकल फैक्ट्री यूनियन के प्रमुख की अभिव्यक्ति कुछ हद तक कठोर हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जब झांग शिफेन ने यह मुद्दा उठाया था तो जोऊ दाजियांग ने असहमति जताई थी। लेकिन अब ये देखते हुए कि वह कितनी आसानी से सहमत हो गया, उसकी स्वीकृति कुछ भी सामान्य नहीं थी। जोलीना जोऊ दाजियांग की समझदारी से काफ़ी संतुष्ट थी। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है। मेरी माँ से तुम्हारा लंबे समय से अलग रहना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चूंकि आप एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए दूसरी पत्नी ढूंढ सकते हैं। आखिरकार, जब आप पत्नी की तलाश करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से एक वेतनभोगी आया की तलाश में होते हैं, जो आपके खर्चे उठाए और आपकी तथा मेरी दादी की देखभाल भी करे। मुझे उम्मीद है अंकल जो, कि आपको मेरी माँ से बेहतर पत्नी मिल जाएगी। वैसे अपने बेटे पर नज़र रखना, उसे ज़ियाओ ज़ुवान को परेशान मत करने देना। मेरा स्वभाव बहुत खराब है और अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं विनम्र नहीं रहूँगा। जोलीना ने रुककर कहा, मुझे लगा कि मैंने पिछली बार खुद को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन आप एक तरफ सहमत हो गए और दूसरी तरफ योजना बनाने लगे। मैं निश्चित रूप से इसे फिर से नहीं करूँगा। जोऊ दाजियांग इस बार वास्तव में भयभीत था। जब जोलीना ने पिछली बार अपना आपा खोया था तो ये ज़्यादातर जो हुआन पर निर्देशित था, इसलिए निश्चित रूप से जोऊ दाजियांग और अन्य लोगों को यह उतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब वह जानता था, जोऊ जुवान के जैविक पिता के रूप में भी, कि जब कार्रवाई का समय आएगा तो वह बिना किसी दया के ऐसा करेगी। मुद्दा सुलझ गया है, हम जा रहे हैं। जाते हुए जोलीना निराश लुओ लिली की ओर मुड़ी, कल याद रखना, न आने के बारे में मत सोचना। मुझे नहीं पता कि कोई आपका समर्थन कर रहा है या नहीं। जोलीना को विश्वास नहीं था कि लुओ लिली का फैंग हाओ को जानना महज एक संयोग था। निश्चित रूप से पर्दे के पीछे से कोई तो था जो इसे चला रहा था। उसे यकीन नहीं था कि यह फैंग हाओ के साथ मिलीभगत वाला कोई व्यक्ति था या फैंग के घर का कोई दुश्मन था, और जोलीना वास्तव में अटकलें लगाने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। इस बार फैंग हाओ को मात दे दी गई। हो सकता है कि उसने यह नहीं देखा हो, लेकिन उसके बड़े भाई ने अवश्य देखा होगा। इससे कितना बड़ा तूफान आएगा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह वास्तव में एक साधारण पर्यवेक्षक थी, जो तब तक देखने में खुश रहती थी जब तक उसे निशाना नहीं बनाया जाता था। कुछ भी ठीक होगा। यदि जोलीना जा रही थी तो स्वाभाविक रूप से गु वेई और गु काई भी जा रहे थे। झांग शिफेन ने जोऊ दाजियांग से कहा, आज दोपहर हम यूनियन और स्ट्रीट ऑफिस की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे। हम कल औपचारिकताएं पूरी करेंगे। अपने परिवार का ख्याल रखना। सारा दिन यह वह योजना बनाने में मत बिताओ। झांग शिफेन फिर लुओ लिली के पास गए, आपके पास हाथ और पैर हैं, काम करने में सक्षम हैं, लेकिन आप केवल दूसरों के खिलाफ योजना बनाते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि कैसे जीना है? आपकी गरीबी लोगों के खिलाफ योजना बनाने का बहाना नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि आप आलसी हैं। झांग शिफेन ने लुओ लिली को आगे संबोधित करने की जहमत नहीं उठाई। परिणाम काफ़ी अनुमानित था और इसका अंत अच्छा नहीं होगा। जोऊ दाजियांग पिता और पुत्र पूरी तरह से अपमानित थे। तलाक के बिना भी उनके अच्छे दिन नहीं आ सकते थे। लुओ परिवार, जो अब पूरी तरह से प्रतिष्ठाहीन हो चुका था, अपने लालच को स्वीकार नहीं करेगा। इसके बजाय वे सारा दोष लुओ लिली पर डाल देंगे। एक महिला जिसके पास नौकरी नहीं है और जिसका अपने मायके तथा ससुराल दोनों में स्वागत नहीं किया जाता, वह कैसे अच्छा जीवन जी सकती है? झांग शिफेन को उस पर कोई दया नहीं आई। स्पष्ट रूप से अच्छे कार्ड होने के कारण वह अपने लिए एक अस्थायी नौकरी पाने में कामयाब रही थी, लेकिन बाद में वह अपनी छोटी बहन की नौकरी की लालसा करने लगी। शादी के बाद विभिन्न प्रकार की हरकतों में लिप्त होकर शांतिपूर्वक जीवन जीने का कोई रास्ता न तलाश कर उसने सचमुच मौत को आमंत्रित किया। जोऊ दाजियांग आज से पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। जोलीना ने उसके प्रति अपनी नापसंदगी अपने चेहरे पर स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी थी। फैंग हाओ ने कहा, लुओ लिली, मुझे सामान दो। यह मत कहो कि तुम्हारे पास नहीं है। फैंग हाओ ने लुओ लिली को पैसे या सामान वापस करने का इशारा किया। लुओ लिली समझ गई कि एक बार ये वस्तुएं उसके मायके वाले परिवार के पास पहुंच गईं तो उन्हें वापस पाना मुश्किल होगा। हताश होकर उसने विनती भरी निगाहों से जोऊ दाजियांग की ओर देखा। पिताजी। उद्धरण चिन्ह। जोऊ दाजियांग ने उसे धक्का देकर कहा, हमें इस बारे में पता नहीं था और इससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। आपके भाई को नौकरी मिल गई और आपके मायके वाले परिवार को चीज़ें और पैसा मिल गया। अब जब आप मुसीबत में हैं, तब भी आपको लगता है कि हम आपकी मदद करेंगे।
तुम सपना देख रही हो, जो दाजियांग ने कहा और उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। जब जो योंग ने दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी तो वह अपने बेटे को पकड़े हुए बाहर आया। पापा, जो योंग को देखकर जो दाजियांग क्रोधित हो गया, क्या यह ऐसा है जिसे तुम सहन नहीं कर सकते? यदि आप सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको इसकी कीमत स्वयं चुकानी होगी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुमने पहले ही सुना है कि वह तुम्हारा अपमान कैसे करती है, तुम क्या सोच रहे थे? जो दाजियांग ने जो योंग की ओर देखते हुए गुस्से से कहा। जो योंग को पता था कि अब तलाक का प्रस्ताव देना सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर हम तलाक ले लेते हैं तो बच्चे का क्या होगा? यदि आप तलाक नहीं लेते हैं तो घर से बाहर चले जाएं। जो दाजियांग बहानेबाजी के मूड में नहीं था। आप वयस्क हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। जो योंग अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि जो दाजियांग को कैसे राजी किया जाए, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता को कारणों में कोई रुचि नहीं थी और इसके बजाय उन्होंने यह बात उस पर फेंक दी। तुरंत हताश होकर उसने कहा, पिताजी, अगर मैं तलाक ले लूं तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मुझे काम करने के लिए जाना है। आपका सुझाव है कि मैं क्या करूं? जो योंग ने सीधा सवाल पूछा। इसके अलावा, अगर मैं तलाक ले लूं तो क्या आपको लगता है कि मैं फिर भी पत्नी ढूंढ पाऊंगा? तुम्हें दूसरी पत्नी मिलेगी या नहीं, ये तुम्हारा अपना मामला है। अब जो पत्नी तुम्हारे पास है वह सचमुच बहुत फिजूल खर्च है। उसके हमारे परिवार में आने से पहले हमारे कितने अच्छे दिन थे, लेकिन अब। जो दाजियांग को एक बार फिर जो हुआन की याद आई और कैसे उसने भी महान उत्तर पश्चिम में कष्ट सहे थे। वह बिल्कुल जो हुआन की तरह है, वास्तव में एक ऋण वसूली करता। किसी भी स्थिति में मैं लुओ लिली का स्वागत नहीं करता। यदि आप उसे चुनने पर अड़े हैं तो वापस मत आना। अपने बेटे को ले जाओ और चले जाओ। जो दाजियांग ने जो योंग की बाहों में अपने पोते को घृणा से देखा। वह अपने सबसे बड़े पोते को बहुत पसंद करते थे और उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। लेकिन अब जब भी वह उस छोटे लड़के को देखता तो उसके मन में एक ही विचार आता, वह सचमुच अपनी माँ की तरह दुर्भाग्य लाता है। जब से वह अपनी माँ के गर्भ में था तब से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। जो दाजियांग पहले अपने पोते को जितना अधिक पसंद करता था, अब वह उससे उतना ही अधिक घृणा करने लगा। जो योंग ने अपनी गोद में बच्चे को देखा। वह क्या कर सकता था? उसने गहरी सांस ली। पिताजी, मैं तलाक ले लूंगा। लुओ लिली से तलाक के बाद उसे बाहर एक जगह किराए पर लेनी होगी, जो महंगा होगा। वह वास्तव में पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि लुओ लिली उसके प्रति कितनी घृणास्पद थी। जो योंग ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि कुछ शब्दों और घटनाओं ने वास्तव में उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वह ऐसे जीवन जिए जैसे कुछ हुआ ही न हो और लुओ लिली के साथ ही रहे। बच्चे का क्या होगा? जो दाजियांग जो योंग के फैसले से आश्चर्यचकित नहीं था। बच्चा। जो योंग ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लुओ लिली बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा शादी करूंगा या नहीं। आपने मुझे एक बच्चे के पालन पोषण में मदद की थी, इसलिए कोई कारण नहीं है कि मैं इस बच्चे का पालन पोषण न कर सकूं। जब मैं काम पर जाऊंगा तो मैं उसे चाइल्ड केयर सेंटर भेजूंगा। जो योंग को पता था कि कारखाने में एक चाइल्ड केयर सेंटर है, जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था क्योंकि लुओ लिली बच्चे की देखभाल कर रही थी। अब वह इस बात के लिए आभारी था कि फैक्ट्री में अभी भी बच्चों की देखभाल की सेवा उपलब्ध थी, अन्यथा उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। बच्चे की देखभाल के लिए आया को रखना बहुत महंगा पड़ता और उसके पास निश्चित रूप से पर्याप्त पैसा नहीं था। जो दाजियांग बच्चे का तिरस्कार कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि यह घोटाला इतना बड़ा हो गया था कि जो उनके दोबारा विवाह करने की संभावना बहुत कम थी। यदि ऐसा है तो बच्चे को रखना ही बेहतर है, विशेषकर अब जब वह ठोस आहार खाने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया है। लुओ लिली दरवाजे पर खड़ी थी, अभी भी अपने दिल में जो दाजियांग और उसके बेटे को कोस रही थी और सोच रही थी कि उनसे बदला कैसे लिया जाए। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वे पहले ही तलाक पर चर्चा कर चुके हैं और सहमत हो चुके हैं। लुओ लिली को झटका लगा। उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि जो योंग से तलाक लेने के बाद उसका परिवार उसे वापस लेगा या नहीं। यदि वे ऐसा करते भी तो इसका उद्देश्य उसकी दोबारा शादी करके एक और सगाई का उपहार प्राप्त करना होता। जो लीना जानती थी कि यह मामला निश्चित रूप से एक बड़ी सनसनी पैदा करेगा और उसने तब तक इंतजार करने पर विचार किया जब तक कि ध्यान कम नहीं हो जाता और जो योंग का बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह उन्हें तलाक नहीं देने देती। अप्रत्याशित रूप से जो दाजियांग के तलाक के कुछ समय बाद ही जो योंग ने भी ऐसा ही किया और लुओ लिली को तलाक दे दिया। अफवाहों के अनुसार लुओ लिली तलाक के पूरी तरह से खिलाफ थे, यहाँ तक कि उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन जो दाजियांग और उनके बेटे अडिग थे और तलाक पर जोर दे रहे थे। सभी ने सोचा था कि लुओ परिवार निश्चित रूप से आएगा और आशा करेगा कि जो योंग लुओ लिली को तलाक नहीं देगा।
उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लुओ परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। वे आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर घर पर ही रहेंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। जो लीना ने जल्दी ही लुओ परिवार के व्यवहार को समझ लिया। लुओ लिली की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसी से या शहर में किसी बड़े आदमी से शादी करके उसके पास अभी भी कुछ संभावनाएं हैं। लुओ लिली का एक बच्चा था, लेकिन क्योंकि उसने अपने कारावास के दौरान खुद की अच्छी देखभाल की थी, वह बूढ़ी नहीं दिखती थी और अभी भी कुछ हद तक दूसरों को धोखा दे सकती थी। पुनः विवाह करने पर उसे अभी भी अतिरिक्त विवाह मूल्य मिल सकता है। अगर लुओ लिली को अभी भी लगता है कि उसका पारिवारिक घर सबसे अच्छा है और वह उसका सहारा है और वह अपने परिवार की देखभाल करना जारी रखती है, तो क्या ये लुओ परिवार के लिए आय का एक और स्रोत नहीं है? जो लीना ने लुओ परिवार के कार्यों के बारे में उदासीनता से कहा, भले ही उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन लुओ लिली को कुछ हस्तकला का काम करने से पैसे मिल सकते हैं और वह घर के काम भी कर सकती है। जो जुवान ने जो लीना के विश्लेषण को सुना, बिल्कुल नहीं, वह पहले ही अपने परिवार द्वारा कई बार इस्तेमाल की जा चुकी है, वह अभी भी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा कि लोग इतने मूर्ख नहीं हो सकते, इसका फायदा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कम से कम 2 बार उठाया जा सकता है। और ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं बल्कि बहुत बड़ी हैं। जो जुबान को सचमुच समझ नहीं आया कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। जो जुबान के लिए ऐसा सोचना कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी ऐसा ही महसूस कर सकता था। इस विश्वास के साथ बड़ी होने के कारण कि छोटा भाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसे निर्भर रहना चाहिए, भले ही वह स्वयं भी अच्छा जीवन जी सकती है, फिर भी वह आदतन अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती है। एक व्यक्ति जो 1 दशक से अधिक समय से पीयूए के अधीन है, कुछ चीज़ें वास्तव में उनकी हड्डियों में अंकित हो गई हैं, और वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है कि वे बदल जाएंगे, ये बिल्कुल असंभव है। खैर, उसकी ज़िंदगी जो भी बने, वो उसका अपना फैसला है। जो लीना को लुओ लिली पर ज़रा भी दया नहीं आएगी। यहाँ तक कि जो दाजियांग के उन रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने पहले झांग शिफिन और जो लीना माँ और बेटी के खून और मांस का आनंद लिया था, उनमें से किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। जब हर कोई जो दाजियांग और उसके बेटे के तलाक की खबर पर चर्चा कर रहा था, जो हुआन और जेंग वेजियान कई वर्षों के बाद चुपचाप अपने पुराने घर लौट आए। ट्रेन से उतरते ही और अपने सामने परिचित दृश्य देखकर जो हुआन फूट फूट कर रोने लगी। इस भूमि पर कदम रखते ही उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वह अंततः इस स्थान पर वापस आ गई है। जेंग वेजियान ने भी गहरी सांस ली, हम वापस आ गए हैं। अंततः वह इस स्थान पर वापस आ गया, यह उसका क्षेत्र था और उसे विश्वास नहीं था कि जो हुआन को अब भी धमकाया जा सकता है। जो हुआन ने 3 कदम उठाए और महसूस किया कि जेंग वेजियान ने उसका पीछा नहीं किया है। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आप बस जा रहे हैं, कोई सामान नहीं ले जा रहे हैं। जेंग वेजियान ने नाराजगी से कहा। क्या वह वास्तव में चाहता था कि वह सामान उठाए? जो हुआन ने जेंग वेजियान की ओर अपनी मुट्ठी उठाई और उसे अचानक अतीत के वे असहनीय दिन याद आ गए। जो हुआन को सामान ले जाने की अनुमति देने की हिम्मत न होने पर उसने तुरंत बैग उठाया और चला गया। जेंग परिवार दंपति, जिन्होंने लोगों को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचने का समय निर्धारित किया था, ने जो हुआन को खाली हाथ बाहर आते देखा और सोचा कि क्या वह कोई सामान नहीं लाई है। बड़े और छोटे बैगों के बोझ तले दबी एक परिचित आकृति को देखकर मदर जेंग को चिंता हुई। जो हुआन, तुम अपना सामान क्यों नहीं ले जा रहे हो? क्या जेंग वेजियन वहां नहीं है? यदि आप अनिच्छुक हैं तो आप इसे ले लीजिए। जो हुआन ने सीधे जवाब दिया, उसकी चापलूसी करने की कोई मंशा नहीं थी। जेंग वेजियान के शिकायती पत्रों के माध्यम से मदर जेंग को जो हुआन के गुस्से के बारे में पता था, लेकिन उसने सोचा कि आखिरकार वह सास थी और उसे कुछ सम्मान दिया जाना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से कोई सम्मान नहीं दिया गया और जैसे ही मदर जेंग बोलने वाली थी, फादर जेंग ने एक नज़र से उन्हें चुप करा दिया। इससे मदर जेंग बहुत क्रोधित हुईं, जो पहले सहनशील थीं, लेकिन अब उन्हें देखकर भी उन्हें सहना पड़ता था। ये कब तक चलेगा? जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक प्रतीक्षा करो, फादर जेंग ने अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाया। माँ जेंग ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई, क्योंकि लड़की में दुष्ट प्रवृत्ति थी और अगर वह रोने लगी और हंगामा करने लगी तो क्या होगा। जो हुआन ने 3 लोगों के परिवार के बीच आंखों के संपर्क को देखा, लेकिन उसने वास्तव में परवाह नहीं की। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण इलाकों में वह वास्तव में बहुत मजबूत हो गई थी। यहाँ तक कि अगर वे तीनों उस पर आक्रमण भी कर दें तो भी जो हुआन को डर नहीं लगेगा। इसके अलावा उसका मानना था कि जब तक वह उन्हें कुछ बार दृढ़ता से अनुशासित करेगी, तब तक वे और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे ही चारों का समूह घर पहुंचा और दरवाजा बंद किया, जो हुआन ने सबसे पहले कहा, मुझ पर कौन आएगा, एक एक करके या सभी एक साथ? या क्या? उसने अचानक जेंग वेजियान को पकड़ लिया और उसे कई बार मुक्का मारा, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। बेशक, अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से आजमाना चाहें तो मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं होगी, जो हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा।
जो हुआन के अचानक हमले से जेंग परिवार दंपत्ति स्तब्ध रह गए और जेंग वेजियान दर्द से जमीन पर लौटने लगे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शहर लौटने के बाद भी, जो कि उसका अपना घर था, उसे सबसे अधिक दुख होगा। माँ, पिताजी, मेरी मदद करो, जेंग वेजियान ने हताश होकर अपने माता पिता से मदद के लिए कहा। जेंग वेजियान को फर्श पर लौटते देख फादर जेंग ने गहरी सांस ली और कहा, जियो जियान, तुम्हें अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के लोग आसानी से गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। एक बार दुर्घटना हो जाने पर जो हुआन जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी की देखभाल कर पाएगी, और अपने बेटे जेंग वेजियान पर निर्भर रहना तो और भी अधिक असंभव था। यद्यपि मदर जेंग गुस्सा दिखाना चाहती थी, लेकिन वह जो हुआन की लड़ाई शैली से भयभीत थी। जेंग वेजियान अपने माता पिता की कायरता देखकर आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि शहर में वापस आने पर यदि जो हुआन उसे धमकाना चाहेगा तो कोई न कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके माता पिता इतने कमजोर होंगे, जिससे जेंग वेजियान क्रोधित हो गया और एक बार फिर अपने माता पिता के प्रति उसका आक्रोश उमड़ पड़ा। यदि उन्हें ग्रामीण इलाकों में जाने पर ही नौकरी मिल जाती, जिससे वे पहले ही शहर लौट आते, तो क्या वे जो हुआन से शादी करते? यदि उसने जो हुआन से विवाह नहीं किया होता तो उसने कल्पना की कि अब उसका जीवन कितना शानदार होता, जैसे कि जो लीना से विवाह कर लिया होता। वह जानता था कि जो लीना को स्टील मिल में शामिल होने के बाद एक अच्छा अवसर प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और अब वह सिर्फ एक जूनियर अकाउंटेंट नहीं थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास एक बड़ा घर था, और झांग शिफेन पहले से ही शहर के जनरल यूनियन ऑफ वर्कर्स में काम कर रही थी, जो पहले से ही एक छोटी नेता थी। जो लीना भले ही उग्र थी, लेकिन कम से कम उसने शारीरिक हिंसा का सहारा नहीं लिया। जो हुआन के वार से होने वाला दर्द बहुत वास्तविक था। जो हुआन इस बात से अनजान थी कि जेंग वेजियान विलाप करते समय अपने पहले प्यार के बारे में सोच रहा था। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से उसे कड़ी सजा का एक और दौर देती। ठीक है, हमारा कमरा कहाँ है? मुझे यह मत बताओ कि यह छोटा कमरा है, मुझे बड़ा कमरा चाहिए, अन्यथा जब हमारे बच्चे होंगे तो ये पर्याप्त नहीं होगा। जो हुआन ने मांग की। और आपने मुझसे जो दहेज का वादा किया था उसे सामने लाएं। जो हुआन को वास्तव में चिंता नहीं थी कि वे मुकर जाएंगे या सामान नहीं सौंपेंगे। जेंग परिवार दंपति ने दहेज देने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी नापसंद बहू की शादी अपने परिवार में कर दी थी। लेकिन अब क्या करें, सामान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अन्यथा बहुत दुखी होगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया था, या शायद उन्होंने कभी कुछ तैयार करने की योजना ही नहीं बनाई थी। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे तो पहले से ही इसकी उम्मीद थी। मुझे पैसे दो, कुल 800, मेरे निजी पैसे। 800, मदर जेंग ने आश्चर्य से कहा। जो हुआन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर उसकी ओर मुक्का मारा, जिससे वह काफी डर गई। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। तो मुझे पैसे दे दो, या यदि तुम्हारे पास नहीं है तो एक आयु लिख दो, उसने कहा, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते जो बहुत क्रूर नहीं होगा। स्थानांतरण गपशप के मोर्चे पर जो लीना जानती थी कि यह मामला निश्चित रूप से एक बड़ी सनसनी पैदा करेगा, और उसने तब तक इंतजार करने पर विचार किया जब तक कि ध्यान कम नहीं हो जाता और जो उनका बेटा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वह उन्हें तलाक नहीं देने देती। अप्रत्याशित रूप से जो दाजियांग के तलाक के कुछ समय बाद ही जो योंग ने भी ऐसा ही किया और लुओ लिली को तलाक दे दिया। अफवाहों के अनुसार लुओ लिली तलाक के पूरी तरह से खिलाफ थे, यहाँ तक कि उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन जो दाजियांग और उनके बेटे अडिग थे और तलाक पर जोर दे रहे थे। सभी ने सोचा था कि लुओ परिवार निश्चित रूप से आएगा और आशा करेगा कि जो योंग लुओ लिली को तलाक नहीं देगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लुओ परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। वे आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर घर पर ही रहेंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। जो लीना ने जल्दी ही लुओ परिवार के व्यवहार को समझ लिया। लुओ लिली की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसी से या शहर में किसी बड़े आदमी से शादी करके उसके पास अभी भी कुछ संभावनाएं हैं। लुओ लिली का एक बच्चा था, लेकिन क्योंकि उसने अपने कारावास के दौरान खुद की अच्छी देखभाल की थी, वह बूढ़ी नहीं दिखती थी और अभी भी कुछ हद तक दूसरों को धोखा दे सकती थी। पुनः विवाह करने पर उसे अभी भी अतिरिक्त विवाह मूल्य मिल सकता है। अगर लुओ लिली को अभी भी लगता है कि उसका पारिवारिक घर सबसे अच्छा है और वह उसका सहारा है और वह अपने परिवार की देखभाल करना जारी रखती है, तो क्या ये लुओ परिवार के लिए आय का एक और स्रोत नहीं है? जो लीना ने लुओ परिवार के कार्यों के बारे में उदासीनता से कहा, भले ही उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन लुओ लिली को कुछ हस्तकला का काम करने से पैसे मिल सकते हैं और वह घर के काम भी कर सकती है। जो जुवान ने जो लीना के विश्लेषण को सुना, बिल्कुल नहीं, वह पहले ही अपने परिवार द्वारा कई बार इस्तेमाल की जा चुकी है, वह अभी भी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उन्होंने सोचा कि लोग इतने मूर्ख नहीं हो सकते, इसका फायदा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कम से कम 2 बार उठाया जा सकता है।
और ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं बल्कि बहुत बड़ी हैं। जो जुबान को सचमुच समझ नहीं आया कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। जो जुबान के लिए ऐसा सोचना कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी ऐसा ही महसूस कर सकता था। इस विश्वास के साथ बड़ी होने के कारण कि छोटा भाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसे निर्भर रहना चाहिए, भले ही वह स्वयं भी अच्छा जीवन जी सकती है, फिर भी वह आदतन अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती है। एक व्यक्ति जो एक दशक से अधिक समय से पीयूए के अधीन है, कुछ चीज़ें वास्तव में उनकी हड्डियों में अंकित हो गई हैं, और वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है कि वे बदल जाएंगे, ये बिल्कुल असंभव है। खैर, उसकी ज़िंदगी जो भी बने वो उसका अपना फैसला है। जो लीना को लुओ लिली पर ज़रा भी दया नहीं आएगी। यहाँ तक कि जो दाजियांग के उन रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने पहले झांग शिफिन और जो लीना माँ और बेटी के खून और मांस का आनंद लिया था, उनमें से किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। जब हर कोई जो दाजियांग और उसके बेटे के तलाक की खबर पर चर्चा कर रहा था, जो हुआन और जेंग वेजियान कई वर्षों के बाद चुपचाप अपने पुराने घर लौट आए। ट्रेन से उतरते ही और अपने सामने परिचित दृश्य देखकर जो हुआन फूट फूट कर रोने लगी। इस भूमि पर कदम रखते ही उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वह अंततः इस स्थान पर वापस आ गई है। जेंग वेजियान ने भी गहरी सांस ली, हम वापस आ गए हैं। अंततः वह इस स्थान पर वापस आ गया, यह उसका क्षेत्र था और उसे विश्वास नहीं था कि जो हुआन को अब भी धमकाया जा सकता है। जो हुआन ने 3 कदम उठाए और महसूस किया कि जेंग वेजियान ने उसका पीछा नहीं किया है। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आप बस जा रहे हैं, कोई सामान नहीं ले जा रहे हैं। जेंग वेजियान ने नाराजगी से कहा। क्या वह वास्तव में चाहता था कि वह सामान उठाए? जो हुआन ने जेंग वेजियान की ओर अपनी मुट्ठी उठाई और उसे अचानक अतीत के वे असहनीय दिन याद आ गए। जो हुआन को सामान ले जाने की अनुमति देने की हिम्मत न होने पर उसने तुरंत बैग उठाया और चला गया। जेंग परिवार दंपति, जिन्होंने लोगों को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचने का समय निर्धारित किया था, ने जो हुआन को खाली हाथ बाहर आते देखा और सोचा कि क्या वह कोई सामान नहीं लाई है। बड़े और छोटे बैगों के बोझ तले दबी एक परिचित आकृति को देखकर मदर जेंग को चिंता हुई। जो हुआन, तुम अपना सामान क्यों नहीं ले जा रहे हो? क्या जेंग वेजियन वहां नहीं है? यदि आप अनिच्छुक हैं तो आप इसे ले लीजिए। जो हुआन ने सीधे जवाब दिया, उसकी चापलूसी करने की कोई मंशा नहीं थी। जेंग वेजियान के शिकायती पत्रों के माध्यम से मदर जेंग को जो हुआन के गुस्से के बारे में पता था, लेकिन उसने सोचा कि आखिरकार वह सास थी और उसे कुछ सम्मान दिया जाना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से कोई सम्मान नहीं दिया गया और जैसे ही मदर जेंग बोलने वाली थी, फादर जेंग ने एक नज़र से उन्हें चुप करा दिया। इससे मदर जेंग बहुत क्रोधित हुईं, जो पहले सहनशील थीं, लेकिन अब उन्हें देखकर भी उन्हें सहना पड़ता था। ये कब तक चलेगा? जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक प्रतीक्षा करो, फादर जेंग ने अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाया। माँ जेंग ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई, क्योंकि लड़की में दुष्ट प्रवृत्ति थी और अगर वह रोने लगी और हंगामा करने लगी तो क्या होगा। जो हुआन ने 3 लोगों के परिवार के बीच आंखों के संपर्क को देखा, लेकिन उसने वास्तव में परवाह नहीं की। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण इलाकों में वह वास्तव में बहुत मजबूत हो गई थी। यहाँ तक कि अगर वे तीनों उस पर आक्रमण भी कर दें तो भी जो हुआन को डर नहीं लगेगा। इसके अलावा उसका मानना था कि जब तक वह उन्हें कुछ बार दृढ़ता से अनुशासित करेगी तब तक वे और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे ही चारों का समूह घर पहुंचा और दरवाजा बंद किया, जो हुआन ने सबसे पहले कहा, मुझ पर कौन आएगा, एक एक करके या सभी एक साथ? या क्या? उसने अचानक जेंग वेजियान को पकड़ लिया और उसे कई बार मुक्का मारा, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। बेशक, अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से आजमाना चाहें तो मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं होगी, जो हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जो हुआन के अचानक हमले से जेंग परिवार दंपत्ति स्तब्ध रह गए और जेंग वेजियान दर्द से जमीन पर लौटने लगे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शहर लौटने के बाद भी, जो कि उसका अपना घर था, उसे सबसे अधिक दुख होगा। माँ, पिताजी, मेरी मदद करो, जेंग वेजियान ने हताश होकर अपने माता पिता से मदद के लिए कहा। जेंग वेजियान को फर्श पर लौटते देख फादर जेंग ने गहरी सांस ली और कहा, जियो जियान, तुम्हें अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के लोग आसानी से गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। एक बार दुर्घटना हो जाने पर जो हुआन जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी की देखभाल कर पाएगी, और अपने बेटे जेंग वेजियान पर निर्भर रहना तो और भी अधिक असंभव था। यद्यपि मदर जेंग गुस्सा दिखाना चाहती थी, लेकिन वह जो हुआन की लड़ाई शैली से भयभीत थी। जेंग वेजियान अपने माता पिता की कायरता देखकर आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि शहर में वापस आने पर यदि जो हुआन उसे धमकाना चाहेगा तो कोई न कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके माता पिता इतने कमजोर होंगे, जिससे जेंग वेजियान क्रोधित हो गया और एक बार फिर अपने माता पिता के प्रति उसका आक्रोश उमड़ पड़ा।
यदि उन्हें ग्रामीण इलाकों में जाने पर ही नौकरी मिल जाती जिससे वे पहले ही शहर लौट आते तो क्या वे जो हुआन से शादी करते। यदि उसने जो हुआन से विवाह नहीं किया होता तो उसने कल्पना की कि अब उसका जीवन कितना शानदार होता, जैसे कि जो लीना से विवाह कर लिया होता। वह जानता था कि जो लीना को स्टील मिल में शामिल होने के बाद एक अच्छा अवसर प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगा और अब वह सिर्फ एक जूनियर अकाउंटेंट नहीं थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास एक बड़ा घर था और झांग शिफेन पहले से ही शहर के जनरल यूनियन ऑफ वर्कर्स में काम कर रही थी, जो पहले से ही एक छोटी नेता थी। जो लीना भले ही उग्र थी, लेकिन कम से कम उसने शारीरिक हिंसा का सहारा नहीं लिया। जो हुआन के वार से होने वाला दर्द बहुत वास्तविक था। जो हुआन इस बात से अनजान थी कि जेंग वेजियान विलाप करते समय अपने पहले प्यार के बारे में सोच रहा था। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से उसे कड़ी सजा का एक और दौर देती। ठीक है, हमारा कमरा कहाँ है? मुझे यह मत बताओ कि यह छोटा कमरा है, मुझे बड़ा कमरा चाहिए, अन्यथा जब हमारे बच्चे होंगे तो ये पर्याप्त नहीं होगा। जो हुआन ने मांग की। और आपने मुझसे जो दहेज का वादा किया था उसे सामने लाएं। जो हुआन को वास्तव में चिंता नहीं थी कि वे मुकर जाएंगे या सामान नहीं सौंपेंगे। जेंग परिवार दंपति ने दहेज देने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी नापसंद बहू की शादी अपने परिवार में कर दी थी। लेकिन अब क्या करें, सामान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अन्यथा बहुत दुखी होगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया था, या शायद उन्होंने कभी कुछ तैयार करने की योजना ही नहीं बनाई थी। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे तो पहले से ही इसकी उम्मीद थी। मुझे पैसे दो, कुल 800, मेरे निजी पैसे। 800, मदर जेंग ने आश्चर्य से कहा। जो हुआन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर उसकी ओर मुक्का मारा, जिससे वह काफ़ी डर गई। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। तो मुझे पैसे दे दो, या यदि तुम्हारे पास नहीं है तो एक आयु लिख दो, उसने कहा, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते जो बहुत क्रूर नहीं होगा। इस बार जो लीना की शादी वास्तव में उतनी ही सादगी से हुई जितनी हो सकती थी। गु वेई ने गुप्त रूप से पंचांग से परामर्श किया और उनकी जन्मतिथि के आधार पर उनके लिए एक शुभ दिन चुना। न तो गु काय और न ही जो लीना के पास ज़्यादा रिश्तेदार थे, इसलिए कोई भोज नहीं हुआ। घर पर सिर्फ साधारण भोजन हुआ। नवविवाहित जोड़े के अलावा केवल गु वेई और झांग शिफेन अपने बेटे के साथ भोजन में शामिल हुए। पड़ोसियों द्वारा देखा गया ये दृश्य किसी शादी के लिए अत्यधिक शांत लग रहा था। चाहे कितने ही कम रिश्तेदार क्यों न हो, सामान्यतः कुछ लोग मिलने आ ही जाते थे। ये सिर्फ उन पांचों का एक साथ खाना खाना नहीं था। जो लीना को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। एक विवाह सुखी था या नहीं, यह मेहमानों के आशीर्वाद पर निर्भर नहीं करता था, बल्कि इस बात पर निर्भर करता था कि उसके बाद दंपति अपना जीवन किस प्रकार जीते थे। गु वेई ये देखकर बहुत खुश हुई कि उसका पसंदीदा भतीजा अंततः अपनी भतीजी के साथ घर बसा रहा है। खाने की मेज पर गु वेई ने गु काय और उसकी पत्नी के लिए तैयार किया गया शादी का उपहार पेश किया। जो लीना पैकिंग देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकी कि वह क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गु वेई उदार थी, खासकर जब यह उसके पसंदीदा भतीजे की शादी थी। वह कंजूस कैसे हो सकती थी। जब जो लीना ने उपहार खोला तो उसे एक घड़ी मिली और उसके डिज़ाइन और शिलालेख को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। जो लीना ने आश्चर्य से गु वेई को देखा। कुछ दिन पहले ही उसने घड़ी की इच्छा बताई थी ताकि उसे ऑफिस न भागना पड़े, और अब वह घड़ी उसके पास है। लेकिन ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी। घड़ी पर अंग्रेजी देखकर उसका पहला विचार यही था कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह डिजाइनर घड़ी है या नहीं। गु वेई ने देखा कि जो लीना घड़ी की जांच कर रही थी। मैं वास्तव में आपके लिए शंघाई ब्रांड की घड़ी खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय कम था, तो मैंने तुम्हारे लिए 2 घड़ियां खरीदी। सचमुच वे घड़ियों की एक जोड़ी थी। ये ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध है, गु वेई ने सहजता से नाम बताया। जो लीना जानती थी कि गु वेई के उपहार कभी भी कम नहीं होते थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने भव्य होंगे। वर्तमान कीमत जाने बिना भी इन घड़ियों की कीमत आसानी से हजारों में हो सकती है। 1970 के दशक में इतनी कीमत पर घड़ियों की एक जोड़ी देखकर कई लोग हैरान हो जाते थे। बेशक कुछ लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि विदेश से लाई गई घड़ियां भी इतनी महंगी हो सकती हैं, लेकिन अब ये घड़ियां सचमुच मूल्यवान थीं, और कौन जाने 10 या 20 साल बाद इनकी कीमत में 2 शून्य और जुड़ जाएं। आयातित घड़ियां हैं ना? झांग शिफिन इन मामलों को पूरी तरह से न समझते हुए घड़ियों को घूरने लगा। वे घरेलू लोगों की तुलना में बहुत अच्छे लगते हैं। जो लीना ने जोर से सिर हिलाया। वे अच्छे क्यों नहीं दिखेंगे? आखिरकार उनकी कीमत देखने लायक थी, जो संभवतः कई घरेलू घड़ियों के बदले में मिल सकती थी। जो लीना ने गुकाई की ओर मुड़कर सोचा कि क्या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं को स्वीकार करना उचित होगा। गुकाई ने घड़ियों पर एक नज़र डाली और कहा, इन्हें ले लो। मेरे भाइयों की भी शादी के समय यही स्थिति थी। होह, बिल्कुल नहीं।
क्या इस ब्रांड की घड़ियां गो परिवार की थोक वस्तु के समान थीं? भले ही कीमत बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन ये बिल्कुल सस्ती भी नहीं थी, फिर भी गो परिवार में यह आसानी से उपलब्ध थी। मेरे भाइयों के पास अलग अलग ब्रांड थे, लेकिन कीमत एक जैसी थी। मेरे परिवार के उस समय कुछ संबंध थे, गोकाई ने स्पष्ट रूप से कहा। हमारे कुछ विदेशी संबंध भी थे, वरना मेरा परिवार मुश्किल में पड़ जाता। बेशक, अगर वे हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, तो विदेशी संबंध होना एक बात थी, लेकिन वे हमेशा हम तक पहुंचने के तरीके ढूंढ सकते थे। झांग शिफेन ने अपने अनुभव से कहा, उन लोगों का अंत अच्छा नहीं होगा। गु वेई ने उदास मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि उन्हें उनका उचित फल मिलेगा या नहीं। कई परिवार बिखर जाते हैं, अलगाव या मृत्यु के कारण टूट जाते हैं। मेरा परिवार बेहतर मामलों में से एक है। हमने काफ़ी लोगों की मदद की और अब वे हर जगह मौजूद हैं। दिन अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम से कम लोग तो अभी भी वहाँ हैं। गु वेई जानती थी कि उसके माता पिता उत्तर पश्चिम में ठीक ठाक रह रहे हैं, निश्चित रूप से उन लोगों से बेहतर जो सख्त नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ हद तक आज़ादी थी। लेकिन वहाँ जीवन सचमुच आसान नहीं था। ग्रेट नॉर्थवेस्ट में भोजन और जलवायु बुजुर्गों के अनुकूल नहीं थे। जब तक लोग जीवित हैं, तब तक आशा बनी रहती है। एक साधारण बातचीत के बाद झांग शिफेन और उनके बेटे ने दुकान जल्दी बंद कर दी और वापस चले गए। जब गु वेई घर लौटा तो उसे विशेष रूप से खालीपन महसूस हुआ। उसने पिछले कई वर्ष अकेले बिताए थे और उसे कभी भी खालीपन का एहसास नहीं हुआ था। गोकाई उसके साथ केवल 1 वर्ष से अधिक समय से था, लेकिन वह पहले से ही घर पर किसी के होने की आदी हो गई थी। अब मुझे फिर से अकेले रहने की आदत डालनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में घर में फिर से रौनक आ जाएगी। जब गोकाई और उसकी पत्नी को बच्चा हुआ तो घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी, जिससे घर में और भी अधिक जीवंतता आ गई। जब उसने ये सोचा तो गु वेई आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। मुझे उम्मीद है कि तब तक मेरे माता पिता और मेरे भाई फिर से मिल जाएंगे। यह अनिश्चित था कि परिवार में कितने लोग बढ़ गए थे। जब उनकी परेशानियां शुरू हुईं, तब गोकाई ने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया था। वहाँ छोटे और बड़े बच्चे थे, सभी अविवाहित थे, इससे पहले कि वे बिखर जाते। पिछले कुछ वर्षों में वे पुनः एक दूसरे से जुड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनमें से कुछ ने विवाह कर लिया है, जबकि अन्य अभी भी अविवाहित हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी। गु वेई को पता था कि लोग शहरों की ओर लौटने लगे हैं। यद्यपि वे अपनी मूल इकाइयों में वापस नहीं गए, लेकिन ये कम से कम इस बात का संकेत था कि अंततः अंधकार छंट जाएगा। गु वेई को उम्मीद थी कि उसके माता पिता को जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी और वे जल्दी से शहर लौट आएंगे। चिकित्सा पेशेवर होने के बावजूद चिकित्सा आपूर्ति की कमी वाले कठोर वातावरण में रहने से संकट के समय पछतावे की स्थिति पैदा हो सकती है। गु वेई ने मुसीबत शुरू होने से पहले खींची गई पारिवारिक तस्वीर को बड़ी ही सावधानी से निकाला और मुस्कुराते हुए चेहरों को निहारा। हम फिर मिलेंगे। पारिवारिक चित्र के साथ बात करते हुए गु वेई ने कई बातें बड़बड़ाईं, जैसा कि वह अक्सर खुशी और दुख दोनों ही तरह की घटनाओं के समय करती थीं। ऐसा करने से ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने परिवार के साथ है। जियाओ काई की पत्नी वास्तव में अच्छी है। हालांकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि वह उग्र है, लेकिन वह एक समझदार लड़की है और वह सीखने की शौकीन है। वह न केवल स्वयं महत्वाकांक्षी थी, बल्कि जो जुवान की पढ़ाई पर भी कड़ी नज़र रखती थी। इस युग में ऐसा बच्चा मिलना दुर्लभ था जो इतनी लगन से पढ़ाई करता हो। जिस दिन जो लीना की शादी हुई, उस दिन जो दाजियांग भी विचारों में खोया हुआ था। वह जो योंग की शादी के लिए झांग शिफेन के उपहार को वापस करने के अवसर का उपयोग संपर्क को पुनः स्थापित करने के एक तरीके के रूप में करना चाहता था। झांग शिफेन से तलाक के बाद से जो दाजियांग ने दुनिया की गर्मी और ठंड को तीव्रता से महसूस किया था। जब वे पहली बार अलग हुए तो उन्हें लगा कि कार्यशाला के नेता उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वे विनम्र थे। लेकिन तलाक के बाद उन्होंने न केवल नेताओं के हाव भाव देखे, बल्कि यह भी देखा कि कई सहकर्मी, जो पहले उनका गर्मजोशी से स्वागत करते थे, अब उनके प्रति उदासीन व्यवहार करने लगे। जो योंग बच्चे की देखभाल में व्यस्त था और वह राहत महसूस करने में मदद नहीं कर सका कि कम से कम बच्चे को पूरक भोजन खाने में कोई समस्या नहीं थी, अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यद्यपि उन्होंने दिन में बच्चे की देखभाल के लिए किसी को काम पर रखा था, फिर भी उसका वेतन पिता और पुत्र दोनों के लिए पर्याप्त था। लेकिन ये कहना कि वह निराश नहीं थे, झूठ होगा। अगले साल कौशल मूल्यांकन है और गो का स्तर 1 से सीधे स्तर 4 पर जाने की योजना बना रहा है। जो योंग पहले से ही कुछ वर्षों से कारखाने में काम कर रहा था और उसने मुश्किल से दूसरा स्तर पास किया था। जहां तक तीसरे स्तर की बात है, तो वह जानता था कि इसके बारे में सोचना भी ठीक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोकाई ने या तो कौशल मूल्यांकन में भाग नहीं लिया या जब लिया तो प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जो योंग जानता था, जो दाजियांग भी निश्चित रूप से जानता था। अगर दूसरे ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते?
जो दाजियांग जो योंग से और भी असंतुष्ट हो गया। ये काफी बुरा था कि जो लीना बेहतर थी, लेकिन अब उसका आदमी भी उससे आगे निकल रहा था। जो दाजियांग ने जो योंग के बारे में जो लीना के विचार के बारे में सोचा। वह वास्तव में एक बड़ा बेकार व्यक्ति था। आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप बेशर्म हो सकते हैं क्योंकि आपके पास वह चीज़ कभी नहीं थी, लेकिन यदि आप एक स्तर ऊपर चले जाते हैं तो आपका वेतन बढ़ जाएगा। बच्चे को साथ लेकर दोबारा शादी करना आपके लिए आसान नहीं होगा। अगर आपकी तनख्वाह कम ही रहेगी तो आप पत्नी कैसे ढूंढ पाएंगे? मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी के लिए पैसे खर्च करूंगा। जो दाजियांग का अब भी मानना था कि पैसा उसके अपने हाथों में ही रखना सबसे अच्छा है। ये वही पुरानी धुन थी और जो योन को इसे सुनना परेशान करने वाला लगा। वह वास्तव में जो दाजियांग को चुनौती देना चाहता था और पूछना चाहता था कि क्या वह हमेशा पैसे के बारे में ही सोचता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगर जो दाजियांग उसके खिलाफ हो गया और उसे और उसके बेटे को भगा दिया तो वे क्या करेंगे? सबसे अच्छा उपाय यही था कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए जब तक वह यहाँ रहे। कम से कम उनके पास रहने के लिए जगह तो थी। अन्यथा उस छोटी सी तनख्वाह से बाहर मकान किराए पर लेना कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। यद्यपि जो दाजियांग के शब्द अप्रिय थे, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उनमें समझदारी थी। अब उसके पास जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की कोई छूट नहीं थी। मैं इस बार कौशल मूल्यांकन में भाग नहीं लूंगा। जो योंग जानता था कि अगर वह गया भी तो ये सिर्फ उपहास का विषय होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जो दाजियांग को अभी भी थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसने आशा की थी कि जो योंग को उकसाने के लिए गोकाई का उपयोग करने से कुछ प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वह आदमी जरा भी नहीं हिला। जो दाजियांग असहाय था। वह अपने बेटे के साथ क्या कर सकता था? अगर मैं अभी भाग भी लूं तो भी मैं पास नहीं हो पाऊंगा। जो योंग ने कहा, मैं आने वाले वर्ष में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की योजना बना रहा हूं और मेरा लक्ष्य अगले वर्ष स्तर 3 पास करना और फिर 30 वर्ष की आयु तक स्तर 4 तक पहुंचना है। मुझे पता है कि मैं गोकाई जितना अच्छा नहीं हूं, लेकिन पिताजी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे कारखाने में उसके जितना सक्षम लोग बहुत कम हैं। यदि वह इतना सक्षम होता तो क्या वह अभी भी जो दाजियांग के साथ यहाँ रह रहा होता? यदि कारखाने में आवास की तंगी भी होती तो भी वे उसके लिए जगह की व्यवस्था कर देते। ठीक है, अगर गोकाई इतना असाधारण था तो फैक्ट्री ने उसकी शादी के समय उसके लिए घर की व्यवस्था क्यों नहीं की? जो दाजियांग को लगा कि आवास की व्यवस्था न करना सामान्य बात है। भले ही वह कौशल मूल्यांकन में पास हो जाए, वह केवल स्तर 4 पर ही पहुंच पाएगा। वह मशीनरी फैक्ट्री में लगभग 1 साल से काम कर रहा है। चाहे कौशल स्तर की बात हो या सेवा के वर्षों की, गोकाई बहुत पीछे है। वे उसके लिए आवास की व्यवस्था कैसे कर सकते थे? अन्यथा जो लोग बेहतर स्थिति में हैं वे भी मकान मांगने आगे आएंगे। इसके अलावा हर कोई जानता है कि जो लीना के पास पहले से ही एक घर है और यह छोटा नहीं है। वे उनके लिए दूसरा इंतजाम क्यों करेंगे? यदि फैक्ट्री सामने की ओर आवास की व्यवस्था करती तो बात फैल जाती और निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन होता। और यकीन मानिए, अगर फैक्ट्री ने कोई मकान आवंटित भी कर दिया तो भी वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो लीना और गोकाई शायद इतना नहीं सोचते, लेकिन क्या झांग शिफिन और गो वेई, वे दो बूढ़े लोमड़ियां वास्तव में अनजान हो सकते हैं? बिस्तर पर लेटे हुए जो हुआन ने सोचा कि जो लीना की शादी पहले ही हो चुकी है। यद्यपि वहां कोई बोझ नहीं था, फिर भी वह जानती थी कि दूसरा पक्ष उससे बेहतर जीवन जी रहा है। यद्यपि उसके पास कुछ 100 युआन और कई 100 आईओयू थे, फिर भी जेंग परिवार के साथ उसका रिश्ता बहुत खराब था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास उसकी यात्रा का परिणाम बहुत निराशाजनक रहा, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि कम समय में 2 बार गर्भपात होने से उसके शरीर को बहुत बड़ा झटका लगा है। बच्चे पैदा करने की बात तो दूर, जो कि पहले से ही एक भाग्य था जिस पर वह भरोसा नहीं कर सकती थी, उसका स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, जिसका असर उसके जीवनकाल पर भी पड़ सकता था। जो हुआन को तो ये भी नहीं पता था कि वह अस्पताल से कैसे निकल पाए। ये तथ्य कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी उसे पहले ही हताश कर चुका था। इकलौता बेटा होने के नाते जेंग वेजियान का पूरा परिवार उससे वंश को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद कर रहा था। अब बात सिर्फ बेटे की नहीं है, बेटी की कामना करना भी एक विलासिता थी। उसे अभी भी मदर जेंग के चेहरे का भाव याद है जब वह उसके साथ डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर के मुंह से उसे पता चला था कि वह कभी दोबारा बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यह इतना भयानक था मानो वह किसी को निगलने वाली हो। जो हुआन को पता था कि अगर वह उन पर कुछ प्रभाव नहीं डाल पाती तो जेंग परिवार निश्चित रूप से तलाक का प्रस्ताव रखता। क्या करें? बच्चे पैदा न कर पाने और आगे लंबी जिंदगी न होने के कारण वह सचमुच खोई हुई महसूस करने लगी। जेंग परिवार के 4 सदस्य एक छोटे से कमरे में सिमट गए। जेंग वेजियान की बहन ने बातचीत में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि यह विचार गलत निकला तो वह बदकिस्मत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि वह चुप रहे और सिर्फ उनकी चर्चा को देखे। जेंग वेजियान को पता था कि आज जो लीना की शादी है।
हालांकि जब वह वापस आया और उसे पता चला कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है तो उसे थोड़ा नुकसान महसूस हुआ। उसकी शादी की खबर से उसे कई तरह की क्षति की भावनाएं हुईं। जो हुआन के तो बच्चे भी नहीं हो सकते। ये वास्तव में छोटी उम्र से ही झेंग वेजियान को पता था कि वह झेंग परिवार का इकलौता बेटा है और उसे भारी बोझ उठाना पड़ता है। उसे एक बेटा पैदा करना था और अब वह सचमुच एक मुर्गी है जो अंडे नहीं देती। बच्चे न होना ही तो बुरा है, लेकिन उसे अक्सर चिकित्सा देखभाल, ढेर सारी दवाइयों और पोषण की भी ज़रूरत होती है, जिन सब पर पैसा खर्च होता है। झेंग वेजियान का वेतन कभी भी उसकी जेब तक नहीं पहुंचाता था, वह काम के बाद सीधे उसे जो हुआन को सौंप देता था। उसने अपना वेतन न देने के बारे में सोचा था, लेकिन इसका परिणाम उसे बुरी तरह पीटना था। कोई विकल्प न होने के कारण उन्होंने थोड़े बेहतर दिनों की आशा में अपना वेतन छोड़ना जारी रखा। घरेलू वित्त के बारे में सोचते हुए झेंग परिवार दंपति बहुत परेशान हो गए। आप दोनों काम करते हैं, फिर भी आप न केवल जीवन यापन के खर्च में योगदान नहीं देते, बल्कि यह वह खाने की भी मांग करते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका शरीर कमजोर हो गया है और उसे उचित पोषण की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अच्छा भोजन करने पर जोर दिया। नियमित आपूर्ति पर निर्भर रहना अपर्याप्त था, इसलिए उन्हें काले बाजार में व्यापार करना पड़ा, जिसका अर्थ था अधिक पैसा खर्च करना। हालात और भी बदतर हो गए, क्योंकि उन्हें अभी भी कर्ज चुकाना था और घरेलू खर्च बहुत ज़्यादा था, जिससे मदर झेंग सचमुच बहुत नाराज हो गई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अंडे नहीं दे सकती, फिर भी वह एक स्थान पर कब्जा करने का साहस कर रही है। जो मुर्गी अंडे नहीं देती, वह भी अच्छे भोजन की मांग करती है। मदर झेंग को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी छोटी बेटी से कहा कि वह लिविंग रूम में जाकर अपना होमवर्क कर ले, उस पर नज़र रखना। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन सभी जानते थे कि वह किसे देखना चाहती थी। झेंग वेजियान की बहन ने अपना होमवर्क उठाया और पढ़ने और समस्याओं को हल करने के लिए लिविंग रूम में चली गई। जहां तक उनकी चर्चा का सवाल है, उसे सुनने में कोई रुचि नहीं थी। ये सब एक कुत्ते खाओ कुत्ते का मामला था और उसे इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अन्यथा जब कुछ गलत हो जाता तो उसे लगता कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। अब वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि जब वह हाई स्कूल से स्नातक हो जाएगी तो उसे भर्ती इकाई मिलेगी और उसे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने पर वह छात्रावास के लिए आवेदन करेगी। तब तक उन चारों को घर पर झगड़ने दो, ये सब उसके लिए अप्रासंगिक होगा। यदि कोई भर्ती नहीं होती है तो ग्रामीण इलाकों में भेज देना भी ठीक रहेगा। किसी भी हालत में वह अब उनका पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, न ही उनकी बकबक सुनना चाहती थी।